कहानी की शुरुआत में देखते हैं कि सभी लोग आसमान की तरफ देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि वो क्या है और अपने अपने मोबाइल निकालकर उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। ये सब कुछ 10 साल पहले शुरू हुआ था। आसमान में अचानक से एक इन्वर्टेड कासल अपीयर हो गया जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। उसी के बाद अलग अलग जगह पर डंजन्स अपीयर होना शुरू हो गए। कुछ डंजन्स तो नॉर्मल थे और कुछ काफी ज्यादा खतरनाक थे, जिसकी वजह से पीपल अवेकन होना शुरू हो गए, जो कि अपने माना के साथ अपनी पावर को मैनिफेस्ट कर सकते थे, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा टैलेंट से ब्लेस हुए और मेज तक बन गए, जिन्होंने डंजन्स को चैलेंज किया और अपने फेम और वेल्थ को ऑब्टेन किया। इन्हीं में से मेज टैलेंट उनके माना के कलर के अकॉर्डिंगली उनको मिलता था। ये 3 तरह का हो सकता था, रेड, ग्रीन, ब्लू और या तो मिक्स कलर के साथ भी। और सभी लोग नॉर्मली एक कलर के होते थे, पर कुछ लोग ड्यूल कलर के एग्जिस्ट करते थे, जो कि बहुत रेयर होता था। एग्जाम्पल के रूप में मेरा भाई वो कुरोसकाई डबल कलर का था, ब्लू और रेड, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो किसी भी मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं घबराता था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एक स्माइल रहती थी फाइट के टाइम पर। तभी दिखाया जाता है कि उसका भाई एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। वो मॉन्स्टर डीमन लेंस होता है, जिससे कुरोसकाई अपनी स्किल के साथ उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर जख्मी हो जाता है और चिल्लाते हुए पीछे जाकर गिरता है और मॉन्स्टर वहां पर मारा जाता है। कुरोसकाई उसके कोर को उठाते हुए बोलता है, हे इनकॉम्पिटेंट, और एकदम से उस ऑर्क को एमसी के सर पर देकर मारता है और बोलता है, इसे जल्दी से उठा लो। तभी हमें बताया जाता है द पर्पल किंग कुरोसकाई, जिसका लेवल 89 है। काई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेज है, पर्पल किंग के नाम से फेमस है। और एमसी सोचते हुए बोलता है, मैं इसका ओल्डर भाई हूँ, पर मैं बिल्कुल भी इनकॉम्पिटेंट नहीं हूँ। मेरे पास कोई भी एप्टीट्यूड नहीं है और मैं कम्प्लीटली कलरलेस हूँ। इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा रेयर। हमें बताया जाता है इसका नाम कुरुसक रे होता है, जिसका लेवल 1 होता है। रे बोलता है, भले ही मैंने आज तक गिव अप नहीं किया है एक मेज बनने के लिए, इसी वजह से मैं पोर्टर के रूप में काम कर रहा हूँ और मैं इनके लिए इनका सामान और कोर्स उठाता हूँ। थैंक्स मेरे ब्रदर, इनकी पार्टी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इन्होंने मुझे अपने साथ रखा हुआ है। हो सकता है किसी दिन मैं भी अपनी स्किल को अवेकन कर लूं। मुझे खुद पर बिलीव है इस बात को लेकर। तभी सीन एक बड़े से गेट पर आ जाता है, जिसे देखकर एक आदमी बोलता है, ये तो बॉस रूम है। लाल शर्ट वाला आदमी बोलता है, इस टाइम पर बॉस बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला। और वो सभी लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं बॉस रूम की तरफ। तभी उन्हें एक सामने इंसान दिखाई देता है। वो एक अलग ही तरह की एंटिटी होता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम क्रोनोस है, गॉड ऑफ टाइम एंड स्पेस, लेवल अननोन। तभी पर्पल किंग अपनी स्किल एक्टिवेट करते हुए बोलता है, ये इतना भी ज्यादा खास नहीं लगता, और अपनी स्किल के साथ स्पाइक्स बनाकर उसकी तरफ अटैक कर देता है। जैसे ही अटैक क्रोनोस को लगने वाले होते हैं, वो एक पोर्टल बनाकर उसमें अपना हाथ डाल देता है, जिसकी वजह से उसके सारे अटैक रुक जाते हैं और वो कोड लुक के साथ उनकी तरफ देख रहा होता है। तभी पर्पल किंग चिल्लाता है, ये कैसे हुआ, इसने मेरे अटैक को कैसे रोक लिया। तभी क्रोनोस की आंखें लाल हो जाती हैं और पर्पल किंग चिल्लाना शुरू कर देता है और उसकी बॉडी में से उसका सर फट जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये देखकर रे भी बिल्कुल हैरान होता है, क्योंकि उसका भाई उसके आंखों के सामने मर गया है और वो सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता, पर्पल किंग काय इतनी आसानी से इसके सामने मर गया, ये कितना पावरफुल हो सकता है। ये सुनकर लाल शर्ट वाला आदमी रोना शुरू कर देता है और चिल्लाते हुए बोलता है, ये तो एक मॉन्स्टर है, हमें यहाँ से भागना होगा, हम जल्दी ही मारे जाएंगे। और जैसे ही वो दोनों भागना शुरू करते हैं, 2 तलवारें आकर उनके सर में घुस जाती हैं और वो दोनों भी मारे जाते हैं। रे वहीं पर गिर जाता है। क्रोनोस उसे देखकर बोलता है, तुम बिल्कुल ही कलरलेस हो। ये सुनकर रे को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि मैंने अभी तक कुछ भी अचीव नहीं किया है और मैं अभी नहीं मरना चाहता। तभी वो अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है और स्वॉर्ड आगे करके स्टैंस पर खड़ा हो जाता है, पर उसकी बॉडी कांप रही होती है। ये देखकर क्रोनोस स्माइल करना शुरू कर देता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी होगी, तुम्हारे पास कोई भी कलर नहीं है, फिर भी तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। रे अपनी स्वॉर्ड को कसकर पकड़ते हुए सोचता है, मैं अभी यहाँ पर गिव अप नहीं कर सकता। क्रोनोस बहुत सारे छोटे छोटे पोर्टल खोलकर बोलता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा। तभी एक अटैक होता है, जिसकी वजह से रे की आधी बॉडी उड़ जाती है और वो दर्द से चिल्ला रहा होता है। तभी क्रोनोस बोलता है, उप्स, लगता है मैंने तुम्हें थोड़े से जख्म देने की कोशिश करी थी, पर ये ज्यादा ही हो गया है। तभी वो अपनी एक चुटकी बजाता है और सब कुछ रिवाइंड कर देता है, जिसकी वजह से रे की बॉडी वापस आ जाती है। ये देखकर रे सोचता है, क्या इसने मुझे हील कर दिया। तभी क्रोनोस अपने दोनों
दोनों हाथों के बीच में आग बनाते हुए उस पर एक और अटैक करने के लिए बोलता है। तो ठीक है, अब इसे झेलो, और वो सारी आग रे की बॉडी के चारों तरफ फैलना शुरू हो जाती है। और क्रोनोस बोलता है, इस बार मैं तुम्हें सोचने का टाइम देता हूँ। ये है हेल फायर, फ्लेम ऑफ डिस्पायर। और वो आग रे की बॉडी के चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है, जिसे देखकर क्रोनोस भी स्माइल कर रहा होता है और बोलता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। रे सोचता है, मेरे किसी भी अटैक के साथ इसे कुछ भी नहीं होने वाला, पर जो स्वॉर्ड इसने खुद क्रिएट करी है, शायद मैं इसके साथ इसे डैमेज कर सकता हूँ। तभी वो हेल फायर के बीच में से उस स्वॉर्ड को उठा लेता है, पर वो स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा गर्म होती है, जिसकी वजह से रे के मुंह से चीख निकल जाती है और वो चिल्लाते हुए आग के बीच में से क्रोनोस की तरफ भागना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जलना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे वो क्रोनोस के पास पहुंच रहा होता है, उसकी बॉडी काफी जल रही होती है। तभी एकदम से आवाजें आना बंद हो जाती है, जिसे देखकर क्रोनोस भी बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है और धीरे से स्माइल करता है, पर एकदम से वो चौंक जाता है क्योंकि रे ने अपनी स्वॉर्ड क्रोनोस के दिल में मार दी होती है। रे स्माइल करता हुए सोचता है कि मैंने इस पर अटैक अपना लैंड कर दिया है, बस एक ही हिट किया है। तभी क्रोनोस स्माइल करते हुए बोलता है, रिवाइंड, और सब कुछ वापस पीछे हो जाता है, जिसे देखकर रे काफी कंफ्यूज हो जाता है। तभी क्रोनोस बोलता है, ये तो काफी ज्यादा अच्छा एंटरटेनमेंट है मेरे लिए। तभी रे अपने घुटनों पर आ जाता है और उसकी स्वॉर्ड जमीन पर गिर जाती है। वो सोचता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, क्या मैं इस तरह से मरने वाला हूँ। तभी एकदम से उसके सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, जिसे देखकर रे बिल्कुल ही हैरान हो जाता है। सिस्टम विंडो पर लिखा होता है कि यहाँ पर कंफर्मेशन मिली है, द गॉड ऑफ टाइम एंड स्पेस आपकी ब्लैक स्किल को रिलीज कर रहा है, जिसे देखकर क्रोनोस भी कंफ्यूज हो जाता है। तभी एक गोल्डन स्क्रीन आती है, उस पर लिखा होता है, एक्वायरिंग एक्स्ट्रा स्किल, स्किल ड्रेन, आपने रिवाइन स्किल को स्टोल कर लिया है, जिसे देखकर रे काफी हैरान होता है और क्रोनोस भी शॉक में चला जाता है, ये इसने कैसे किया। तभी रे जोर से चिल्लाता है, रिवाइन, और सब कुछ पीछे होना शुरू हो जाता है और ये कंटिन्यूसली होते ही जाता है, जिसे देखकर क्रोनोस भी जोर से चिल्लाता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि एग्जीक्यूट रिग्रेशन हो रहा है और टाइम एकदम से पीछे जाना शुरू हो जाता है और सब कुछ पीछे कंटिन्यूसली जाता रहता है और एक पॉइंट पर सब कुछ एक लाइट में बदल जाता है। तभी दिखाया जाता है कि एक कमरे का सीन आता है, जहाँ पर रे उठ रहा होता है और उठते हुए उसे पसीने आ रहे होते हैं और वो बोलता है कि मैंने डिस्परेटली उसकी रिवाइन स्किल को यूज किया है, पर असल में हुआ क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वो उठते हुए देखता है अपने आप को शीशे में और बिल्कुल हैरान हो जाता है, ये तो मेरा यंगर सेल्फ है। नेक्स्ट सीन हमें वहीं से दिखाया जाता है, जहाँ पर क्रोनोस चिल्ला रहा होता है और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि एग्जीक्यूटिंग रिग्रेशन, और टाइम पीछे जाना शुरू हो जाता है और सब कुछ एक पॉइंट पर आकर ब्लैंक हो जाता है। तभी एक आदमी की आवाज आती है कि मैं उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ कि क्रोनोस द गॉड ऑफ टाइम एंड स्पेस को हरा सकूं, इसी वजह से मैंने अपनी ये स्किल तुम्हें दे दी है और मुझे उम्मीद है कि तुम डेफिनेटली क्रोनोस को हरा सकोगे। क्योंकि तभी रे की आंख खुल जाती है और वो उठ जाता है। तभी वो अपने आप को शीशे में देखकर बोलता है, मैं तो यंग हो गया हूँ, और अपने चेहरे को हाथ लगाते हुए बोलता है, क्या ये कोई सपना है। और जैसे ही वो बाहर देखता है, आसमान में वही इन्वर्टेड टावर आ गया होता है, जो कि अभी भी सफेद होता है। जहाँ तक मुझे याद है, कल रात तक तो ये पूरी तरह से काला हो गया था और ये कैसल पिछले 7 साल पहले ही सफेद था, उसके बाद से तो ये काला पड़ गया था और इसके ऊपर तो काफी सारे काले निशान भी आ गए थे, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से ब्लैक टावर में कन्वर्ट हो गया था। और जब मेरी मौत हुई तब ये ब्लैक डोर भी ओपन हो गया था और सोचता है कि वो दरवाजे के पीछे द गॉड ऑफ टाइम एंड स्पेस था। तभी मैंने उसके साथ फाइट में उसकी स्किल रिवाइन को स्टोलन कर लिया था। तभी वो अपना फोन उठाते हुए बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, जैसा कि मुझे उम्मीद है, मैं 7 साल पीछे आ चुका हूँ और अब मैं अपने पास्ट में हूँ। तभी वो स्किल विंडो बोलता है, उसके सामने स्किल लिस्ट ओपन हो जाती है, जहाँ पर स्किल ड्रेन लिखा हुआ होता है और बाकी की 3 स्लॉट खाली होती हैं, जिसे देखकर रे सोचता है कि मेरी रिवाइन स्किल जा चुकी है, पर मेरे पास स्किल ड्रॉन अभी भी है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है और सोचता है कि पिछले 10 सालों से मैं एक भी स्किल को गेन नहीं कर पाया था, पर अगर मेरे पास ये स्किल है तो। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर उसकी आंखें बिल्कुल सख्त हो जाती हैं और वो बोलता है, आज तो वही दिन है। तभी सीन चेंज होता है, मेल एसोसिएशन हेडक्वार्टर का सीन आ जाता है और हमें बताया जाता है कि यहीं पर मेजिस को टेस्ट किया जाता है और उन्हें डंजन्स में जाने के लिए परमिशंस मिलती हैं। रे यहीं पर चलता हुआ आ रहा होता है और बोल
बोलता है, ये आज भी देखने में बिल्कुल नया ही लग रहा है, भले ही यहाँ मैं 7 साल पहले भी आ चुका हूँ, पर ये सेंस बना रहा है। तभी कोई उसे बुलाता है, हे कलरलेस, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये पर्पल किंग के साथ के 2 लड़के होते हैं, जिसका नाम गोटो 36 लेवल, ये लाल जैकेट वाला, और ओइके लेवल 37 पर होता है। रे उनकी तरफ देखकर सोचता है, ये दोनों भाई फिर से मुझे परेशान करने की कोशिश करने की तैयारी कर रहे हैं। तभी गोटो बोलता है, अब ये मत कहना कि तुम यहाँ पर मेज एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो फिर से। ओइके भी बोलता है, ये बिल्कुल पॉइंटलेस है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक कलरलेस कितनी बार यहाँ पर ट्राई क्यों ना कर लो। रे हमें बताता है कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये पहली बार नहीं है कि मैं यहाँ पर मेज एग्जाम देने आया हूँ, चाहे भले भी मैं इस एग्जाम को नहीं क्लियर पाया हूँ, पर मैं बार बार इस एग्जाम को देने के लिए यहाँ पर आता रहता हूँ और हर बार मैं यहाँ पर फेल ही हुआ हूँ। तभी रे उनके हाथ को झड़क देता है और बोलता है, मुझे अकेला छोड़ दो, और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। तभी गोटो बोलता है, इसके एटीट्यूड को क्या हुआ है? ओइके बोलता है, इग्नोर करो, ये एक कलरलेस है। तभी सीन चेंज होता है, एक लड़की पर आ जाता है, ये एग्जाम प्रोटेक्टर होती है, बी रैंक मेज हिनाटा रीना लेवल 27। तभी वो रे को देखकर बोलती है, तुम फिर से आ गए हो। रीना बोलती है, ये चाहे भले ही एग्जाम क्यों ना हो, पर तुम एक दिन खुद को यहाँ पर मार लोगे, तुम्हें पता है ना? रे स्माइल करते हुए बोलता है, इस बार मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा, इस बार मैं एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करूंगा। तभी सीन चेंज हो जाता है, एक डंजन के गेट के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर रे खुद को स्ट्रेच कर रहा होता है। रीना बोलती है, मुझे तुम्हें फिर से डिटेल्स एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना? रे बोलता है, तुमने कहा, और उस डंजन में एंटर हो जाता है और सोचता है कि इस मैजिक टेस्ट को पास करने के लिए 3 मैजिक स्टोन कलेक्ट करने होंगे गॉब्लिन से मुझे। नॉर्मली जिसके पास कोई स्किल अवेकन हो उसके लिए बिल्कुल भी ये डिफिकल्ट नहीं होता, पर आज जो इंसिडेंट मेरे साथ यहाँ पर होने वाला है वो नॉर्मली डंजन्स के अंदर नहीं होता। जो भी मॉन्स्टर यहाँ पर अवेयर होगा वो लेवल 1 डंजन का नहीं होगा। तभी वहाँ पर एक गॉब्लिन चमकता हुआ रेड हेड के साथ आ जाता है, जिसकी आंखें लाल होती हैं। इस गॉब्लिन का नाम रेड कैप होता है, जिसका लेवल 37 होता है। रे सोचता है, जैसा कि मैंने सोचा था, यहाँ पर रेड कैप गॉब्लिन आ गया है। तभी रीना चिल्लाती है, तुम यहाँ से भाग जाओ, इसके जैसा यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। रीना अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसे फाइट के लिए तैयार हो जाती है और रे को भागने के लिए बोलती है, पर रे सोचता है इनके लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये मेरी रिग्रेशन से पहले अपनी फाइट हिनाटा इससे नहीं जीत पाई थी। इसने अपनी पूरी हिम्मत के साथ इससे फाइट करी, पर उसके एक अटैक के साथ काफी दूर जाके गिरी, जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो गई। उसने इस पूरी फाइट में मेरे लिए टाइम बाय करने की कोशिश करी ताकि मैं यहाँ से एस्केप कर सकूं। तभी वो गॉब्लिन हिनाटा के ऊपर काफी जोरदार अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा सीरियसली इंजर हो जाती है और एक मेज के रूप में उसे रिटायर होना पड़ता है और उसके अपने बाकी की लाइफ बीमारी में बितानी पड़ती है। ये सब मेरी गलती थी, क्योंकि मैं उस समय बिल्कुल भी कॉम्पिटेंट नहीं था और मेरी वजह से हिनाटा का करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तभी दिखाया जाता है कि अभी गॉब्लिन उसकी तरफ भागकर आ रहा होता है। रे सोचता है इस बार टाइम बिल्कुल ही अलग है और अपने हाथ में अपने नाइफ को समन कर लेता है और उसे फेंक कर मारता है। तभी वो अपने मन में सोच रहा होता है, इस बार मेरे पास एक ऐसी स्किल है जो मेरी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ा देता है और ये एक ऑर्डिनरी पावरफुल स्किल है जिससे मेरे अटैक इसको टच भी नहीं कर पा रहे। तभी दिखाया जाता है वो गॉब्लिन उसके अटैक को डॉज कर लेता है और एकदम से जंप करके रे के पास आ जाता है। तभी रे उसके मुंह पर एक पंच कर देता है अपने पूरे जोरदार से। तभी गॉब्लिन की आंखें और लाल हो जाती हैं। वो अपनी पूरी स्किल के साथ रे के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, स्टोलन स्किल बॉडी इनहांसमेंट एक्सट्रैक्ट, आपके फिजिकल स्टैट इंप्रूव हो गए हैं। ये देखकर गॉब्लिन काफी हैरान हो जाता है। तभी रे अपनी स्वॉर्ड उठाते हुए बोलता है, अगर मैं ऐसे ही स्किल को चुरा लूं तो ये मेरे लिए काफी आसान होगा, और एक ही स्लैश अटैक के साथ गॉब्लिन के 2 टुकड़े कर देता है और बोलता है, ये ज्यादा कुछ नहीं, बस मांस के कुछ टुकड़े हैं अब मेरे लिए। सीन वहीं से शुरू होता है जहाँ पर रे उस रेड कैप गॉब्लिन को मार देता है और बोलता है कि तुम अब मेरे लिए एक मीट के टुकड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, जिसे देखकर रीना बिल्कुल हैरान हो जाती है और सोचती है कि इसने एक ही अटैक के साथ रेड कैप को कैसे मार दिया। और रे मन में सोचता है, स्किल ड्रेन, जैसा कि मैंने सोचा था, ये उससे काफी ज्यादा अमेजिंग और पावरफुल है। तभी रीना पीछे से बोलती है, तुमने ये कैसे किया? और रे हकलाते हुए बोलता है और सोचता है ये अच्छा होगा कि मैं अगर इसे अपनी ब्लैक स्किल के बारे में मेंशन ना करूं
और धीरे से बोलता है, ये तो बस एक कोइंसिडेंट था। तभी रीना चिल्लाती है, झूठ बोलना बंद करो और जल्दी से यहाँ से निकलो, ये एक रेगुलर सिचुएशन नहीं है, तुम्हारा एग्जाम कैंसिल हो जाता है, मुझे इसे जल्दी से रिपोर्ट करना होगा हेडक्वार्टर के अंदर। तभी रे वहाँ पर देखता है कि गॉब्लिन का स्टोन पड़ा हुआ होता है, उसे उठाते हुए बोलता है कि मैं इसे तो ले लूं। तभी रीना बोलती है कि ये बिल्कुल भी टाइम नहीं है और ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है कि तुम यहाँ पर अपना टेस्ट दे सको। तभी रे बोलता है, मुझे अभी 2 और माना स्टोन चाहिए अपना लाइसेंस लेने के लिए। रीना चिल्लाती है, ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तभी वहाँ पर गॉब्लिन आ जाते हैं और जैसे ही वो रे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, रे अपने स्वॉर्ड के एक अटैक के साथ उन दोनों के सर अलग कर देता है, जिसे देखकर रीना फिर से काफी हैरान हो जाती है और रे उनके माना स्टोन उठाते हुए स्माइल के साथ बोलता है, क्या मैं इन दोनों स्टोन्स को भी ले सकता हूँ? और जिसे सुनकर रीना बिल्कुल कंफ्यूज और ब्लैंक रह जाती है और चिल्लाती है, क्या? तभी सीन चेंज होता है, हमें हेडक्वार्टर ऑफ मेज एसोसिएशन का मेन एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग अपने काम चीजों की डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी रे भी वहाँ पर खड़ा होता है, उसके सामने हिना एक फाइल लेकर आती है और बोलती है, ये तुम्हारा मेज लाइसेंस है। जिसे देखकर रे बिल्कुल शांत हो जाता है और सोचता है, इसे लेने के लिए मुझे बहुत टाइम लग गया, इसके लिए मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया, मेरा ड्रीम था एक मेज बनना, जिसकी वजह से मैंने 10 साल तक एज अ पोर्टर भी काम किया है और उन लोगों की सारी बातों को सहा है, पर अब मैं फाइनली एक मेज बन चुका हूँ। और रे एक पेपर पकड़ाते हुए बोलती है कि ये रहे तुम्हारे माना स्टोन के एक्सचेंज में पैसे। और हमें बताया जाता है कि माना स्टोन ड्रॉप होते हैं मॉन्स्टर को मारने के बाद, ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं क्योंकि इन्हें एनर्जी के फॉर्म में यूज किया जा सकता है और इनमें से कोई भी कार्बन इमिशन भी नहीं होता और ये एक तरह से एसेट ही है जिन्हें बेचकर काफी सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। क्योंकि मैंने ए रैंक मॉन्स्टर को डिफीट किया है, तो देखते हैं मुझे कितने कॉइन्स मिले हैं, ये प्रीटी डिसेंट तो होने चाहिए एक इनकम के रूप में। तभी रे की आंखें बड़ी हो जाती हैं कि वो देखता है गॉब्लिन के स्टोन्स, 2 स्टोन 1000 में जाते हैं, वहीं पर रेड कैप 3 मिलियंस में जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो जोर से चिल्लाता है, 3 मिलियन सिर्फ एक स्टोन के। रीना बोलती है, तुमने एक रेड कैप को मारा है तो इसके लिए इतने पैसे तो काफी हैं। जिसके बाद रे बोलता है, मेज काफी अच्छे पैसे कमाते हैं और हिना भी स्माइल के साथ बोलती है, रे अगर ये तुम हो तो तुम भी जरूर कमा सकते हो। तभी रे नोटिस करता है कि हिना के हाथ पर और चेहरे पर बैंडेज लगी हुई होती हैं, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाती है। तभी रे मुड़ते हुए बोलता है, मुझे यहाँ से जाना होगा और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी वो डंजन के सामने आकर अपने हाथ को आगे करता है। तभी सिस्टम नोटिफाई करता है कि रे रैंक सी, यहाँ पर मेरा नाम भी लिखा हुआ है और मैं अभी तक डंजन में अकेला एंटर नहीं कर सकता। सोचता है, मैंने अपने टाइम को बदल दिया, क्योंकि मैंने इसे बचा लिया है तो फ्यूचर भी बदल गया है। तभी एक माना हैंड आकर रे को पकड़ लेता है और गोटो बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रे बोलता है, तुम मुझे छोड़ दो। ओइके बोलता है, तुम्हारे जैसा कलरलेस मेज डंजन पर अकेले जाकर क्या करेगा? गोटो बोलता है, ये रूल के अगेंस्ट है, तुम्हें पता है ना? रे कोड लुक के साथ बोलता है कि मैंने मेज एग्जामिनेशन पास कर लिया है तो अब मैं अलाउड हूँ डंजन के अंदर जाने के लिए। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम झूठ बोल रहे हो? और उसके बालों से पकड़ते हुए ओइके बोलता है, तो ठीक है, तुम मुझे अपनी स्किल दिखाओ। रे सोचता है, इसकी स्किल माना को फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलकर यूज करने की परमिशन देती है माना हैंड, और सोचता है कि एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट के बाद भी मैं इसे नहीं तोड़ पा रहा हूँ इसके माना हैंड स्किल को। पर तभी वो अपने पैरों पे अपनी एनर्जी को डालकर अपने हेडबट उसके मुंह पर मारता है, जिसकी वजह से ओइके के नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। सिस्टम नोटिफाई करता है कि स्किल माना हैंड को स्टोल कर लिया गया है और अभी स्किल माना हैंड डिसेबल्ड है जो एक्टिवेट थी। तभी उसकी बॉडी के आसपास से माना हैंड स्किल गायब हो जाती है, जिसे देखकर ओई और गोटो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, ये कैसे हुआ? तभी वहां पर माना के पार्टिकल्स इकट्ठा होकर रे के हाथ के पास आ जाते हैं। तभी रे माना हैंड की स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वो उसी को यानी ओई को माना हैंड के साथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर ओई चिल्लाता है, तुम तो सचमुच में स्किल्स के साथ अवेक हो गए हो। तभी गोटो अपनी स्किल यूज करते हुए बोलता है, पर तुम इसे उठाकर ज्यादा देर तक आगे नहीं चल पाओगे, और अपनी फायरबॉल स्किल फायर कर देता है। तभी रे भी अपने पंच के आसपास अपनी स्किल बॉडी एनहांसमेंट को एक्टिवेट कर लेता है और अपने एक ही पंच के साथ गोटो को पीछे फेंक देता है पंच मारकर, और गोटो बिल्कुल हैरान हो जाता है। तभी दूसरा
पंच भी लाकर वो गोटो के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है और जमीन टूट जाती है। ओइके इसको देखकर काफी हैरान होता है और बोलता है, क्या ये बॉडी एनहांसमेंट भी यूज कर सकता है? गोटो बोलता है कि तुम अब ये मत कहना कि तुम ड्यूल कलर्स वाले हो। अब रे बोलता है नहीं। तभी उसके हाथ के आसपास फायर आना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसने फायरबॉल स्किल को चुरा लिया था और वो फायरबॉल बनाते हुए बोलता है कि मेरे पास एक से ज्यादा कलर्स हैं। ये देखकर गोटो बिल्कुल हैरान हो जाता है और बोलता है, तुम्हारे पास तो थर्ड कलर है, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी है। तभी अपने हाथ से रे फायर ब्लास्ट कर देता है और वो गोटो के पैरों के पास जाकर गिरता है। तभी ओइके के ऊपर से भी माना हैंड रिलीज हो जाता है। तभी काय अपने हाथ पे दूसरी माना बॉल बनाते हुए बोलता है, क्या तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो? तभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वहां से भाग जाते हैं और बोलते हैं, हमें माफ कर दो। रे लंबी सांस छोड़ते हुए बोलता है, मेरा भाई काय इसके बारे में जल्दी ही पता कर लेगा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। और सोचता है कि एक टाइम पर मैं अपने भाई का एक स्लेव डॉग हुआ करता था और अगर उसे पता लगा कि मैंने किसी स्किल को अवेक कर लिया है तो वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर ही आएगा मुझे क्रश करने के लिए। और उसने पहले ही एक माइलस्टोन को टच कर लिया है, इस एरा का सबसे स्ट्रॉन्गर पर्सन बन चुका है वो। काय अकेला नहीं है जिसे मुझे चिंता करने की जरूरत है, इसके अलावा जल्द ही डंजन्स भी अनलॉक होने वाले हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक होंगे। और सीन यहाँ से चेंज होता है। रे एक ब्लू डंजन के अंदर चला जाता है और सोचता है, मुझे यहाँ से अपने लेवल को जितना जल्दी हो सके उतना बढ़ाना होगा। और वो डंजन के अंदर एंटर हो जाता है और सोचता है कि लेवल फाउंडेशन होती है स्ट्रेंथ की, मुझे अपना लेवल बढ़ाने के लिए कुछ नई स्किल्स को भी लर्न करना होगा और जल्दी से अपने माना पूल को इंक्रीज करना होगा जिससे मेरा टोटल माना बढ़ सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे ये भी ध्यान रखना होगा कि मैं कितने माना को एक बार में कंट्रोल कर सकता हूँ जब ये इंक्रीज हो जाएगा। तभी उसके सामने एक रेड कलर का ब्लास्ट अपीयर होता है जिसके अंदर से फ्लेम विजार्ड लेवल 38 सामने आ जाता है, जो आते ही रे के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी रे अपने हाथ पर एक फायरबॉल बनाते हुए बोलता है, मैं बड़ी मुश्किल से एक फायरबॉल ही क्रिएट कर सकता हूँ। तभी दिखाया जाता है कि उस विजार्ड ने 3 फायरबॉल क्रिएट कर ली होती हैं, जिसे देखकर रे सोचता है, इसे देखकर तो हम दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे सामने ही दिखाई दे रहा है कि ये इतनी सिंपल टेक्निक के साथ कितना डैमेज मुझे दे सकता है। तभी वो विजार्ड अपने फायरबॉल्स का अटैक रे की तरफ कर देता है, पर रे उसके अटैक को किसी तरह से डॉज कर लेता है। तभी वो फिर से अटैक करता है और रे उसे जंप करके डॉज कर लेता है। तभी वो खड़े होते हुए सोचता है कि मैं हेड ऑन फाइट में तो इसे जीत नहीं सकता, पर विजार्ड की तरफ भागते हुए सोचता है, पर एक चीज कभी भी चेंज नहीं हो सकती हमारे लेवल के बीच में, जब मैं अपनी स्किल यूज कर लूंगा तभी हमेशा से मेरे पास एक ओपनिंग हो जाएगी। तभी ये देखकर विजार्ड भी डर जाता है और तभी रे एक पंच बनाकर उस पर एक पंच मार देता है और सोचता है कि सिर्फ 2 सेकेंड, जिसके बाद ये पावरलेस हो जाएगा। और विजार्ड के मुंह पर जैसे ही पंच लगता है वो पीछे जाकर गिरता है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि फायरबॉल स्किल को स्टोल कर लिया गया है और सोचता है ये मेरे लिए एक बहुत छोटे से अटैक की तरह है। तभी वो विजार्ड फिर से अपने अटैक को प्रिपेयर करने की कोशिश करता है, पर वो कंफ्यूज हो जाता है। तभी रे अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सोचता है कि अगर मैंने इसकी स्किल को चुरा लिया है तो ये ज्यादा स्केरी नहीं रहा। और फायरबॉल जैसे ही बोलता है तभी उस विजार्ड की तरफ 3 फायरबॉल जाकर उस पर अटैक कर देते हैं और एक फायरवॉल का बवंडर बन जाता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं, लेवल अप लेवल अप लेवल अप। और रे देखकर हैरान हो जाता है, सोचता है अगर ओपोनेंट के साथ मेरा लेवल डिफरेंट काफी ज्यादा हो तो ज्यादा एक्सपीरियंस मिलते हैं और मैं जिससे ज्यादा लेवल अप कर भी पा रहा हूँ। और मेरी स्किल ड्रेन स्किल जो ये टेक्निक है ये इस चीज को काफी ज्यादा इजी बना देती है। और दिखाया जाता है वो लेवल 8 से सीधा लेवल 12 तक अपग्रेड कर गया होता है और सामने रास्ते की तरफ देखते हुए सोचता है अब मुझे लेवल 30 तक जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है ऐसे ही कुछ और विजार्ड्स को मारते हुए अपना लेवल बढ़ा रहा होता है। अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स के सामने आते हैं, वो उन्हें मारते हुए आगे बढ़ता जाता है। तभी रुककर सिस्टम नोटिफिकेशन देखते हुए सोचता है कि मैंने मैनेज कर लिया है अपने लेवल को काफी तेजी से इंक्रीज करने का। अब मेरा लेवल 27 हो चुका है, पर जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ता जा रहा है ये और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। मुझे जल्दी से लेवल 30 को रीच करना होगा और मुझे हायर लेवल के ओपोनेंट को भी हराना होगा। तभी उसके सामने डंजन रूम आ जाता है जो इस डंजन का बॉस का गेट होता है। उसे देखकर रे सोचता है ये मेरे लेवल अप के लिए परफेक्ट रहेगा। इस डंजन का बॉस तभी अपने हाथ लगाकर उस दरवाजे को खोल देता है और सामने देखता है कि एक शेडो होती है जिसकी बॉडी के आसपास ग्रीन कलर का ऑरा होता है। तभी उसके ऊपर एक बैट उड़ रहा होता है जिसका नाम इम्प लेवल 30 होता है और स्कल डीमन लेवल 45 इस डंजन का बॉस होता है। उन्हें देखकर रे बोलता है ये सभी तो हाई लेवल के मॉन्स्टर्स हैं, अगर मैं इनकी स्किल चुरा लेता हूँ तो मेरे पास एक मौका होगा इनसे जीतने का। तभी वो एकदम से भागते हुए उस स्कल डीमन के पास जंप करके पहुंच जाता है और अपनी बॉडी
एनहांसमेंट के साथ उस पर पंच मारने की कोशिश करता है, पर एक इनविजिबल बैरियर की वजह से उसका अटैक बिल्कुल ही उस स्कल डीमन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे देखकर वो बिल्कुल हैरान हो जाता है और पीछे होते हुए सोचता है, जैसा कि मुझे लगा ही था, इतनी आसानी से तो मैं इस तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इसका जो माना बैरियर है वो मुझे अपनी स्किल ड्रेन को यूज करने ही नहीं देगा। तभी वो स्कल डीमन जोर से अपना बड़ा सा मुंह खोलकर चिल्लाना शुरू कर देता है और भागते हुए रे की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है, पर रे उसके अटैक के साथ थोड़ा सा हटकर डॉज कर लेता है और सोचता है मैंने किसी तरह से इसके अटैक को डॉज तो कर लिया है, पर मैं ज्यादा देर तक इसे मैनेज नहीं कर पाऊंगा और मेरे पास अब कोई और चॉइस भी नहीं है इसे यूज करने के अलावा। मुझे इसके माना बैरियर के आर पार अटैक करना होगा, मुझे कुछ यूजफुल ट्रिक को यूज करना होगा। तभी वो उन बैट्स की तरफ देखते हुए सोचता है कि मेरे पास अभी वो पावर नहीं है और अचानक से उन बैट्स की तरफ अटैक कर देता है और उन्हें पंच मारकर गिरा देता है। तभी उसके स्किल ड्राइवर एक्टिवेट हो जाती है और वो आइस नेलिंग स्किल को एक्वायर कर लेता है और अपने एक हाथ में फायर बॉल बनाते हुए दूसरे बैट की तरफ भी मार देता है, जिसकी वजह से वो बैट भी गिर जाता है। तभी वो पहले वाले बैट के ऊपर आइस नेल्ड स्किल को फायर कर देता है, जिसकी वजह से एक आइस का भाला उस बैट के आर पार हो जाता है। अब लास्ट में स्कल डीमन और वो आमने सामने होते हैं। तभी स्कल डीमन अपने हाथ पर एक सर्कल क्रिएट कर लेता है और वहां से और वो चमगादड़ जैसे मॉन्स्टर बाहर आना शुरू हो जाते हैं और जैसे ही वो जमीन से बाहर आता है, रे सोचता है ये तो फिर से वापस रिजेक्ट हो गया। तभी वो चमगादड़ जैसा मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। रे भी अपनी बॉडी इनहांसमेंट स्किल के साथ भागते हुए उस पर अटैक करता है और बोलता है अब मेरे लिए ये काफी ज्यादा कन्विंसिंग है इस हमले के साथ, और तभी उसका लेवल 28 पर अपग्रेड हो जाता है और वो बोलता है इनके साथ तो मैं और भी ज्यादा एक्सपीरियंस को अर्न कर सकता हूँ। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि आपके माना कंट्रोल को एक स्पेसिफिक लिमिट तक लॉक कर दिया गया है। इसे देखकर वो सोचता है कि मेरी माना रेजिस्टेंस तो इतनी ही रहने वाली है। तभी उसकी नई स्किल सिंथेसिस अनलॉक हो जाती है। तभी वो स्कल डीमन जोर से चिल्लाता है। तभी रे भी आइस नेल की स्किल को एक्टिवेट करते हुए दूसरे हाथ से फायर बॉल को क्रिएट करते हुए दोनों एक साथ स्किल को यूज कर रहा होता है और दोनों को मर्ज करके हवा में जंप करके उस स्कल डीमन के ऊपर फायर आइस नेल के साथ अटैक कर देता है, जिसे स्कल डीमन अपनी शील्ड के साथ रोकने की कोशिश करता है, पर तभी रे उसके शील्ड के साथ टकरा जाता है और उसकी शील्ड पर क्रैक आ जाता है और वो अटैक सीधा स्कल डीमन के ऊपर जाकर लगता है। तभी वो उसकी स्किल माना बैरियर को स्टोल कर लेता है। स्कल डीमन को पंच मारते हुए रे सोचता है बस एक पंच और बॉडी एनहांसमेंट एक्सट्रीम को भी स्टोल कर लेता है। तभी वो स्कल डीमन से थोड़ा सा दूर जाकर खड़ा हो जाता है। तभी दिखाया जाता है स्कल डीमन अपने सर को पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा होता है और एकदम से होश में आने के बाद रेज में आ जाता है, पर तभी रे फायर लेन आइस के साथ फिर से स्कल डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, जो उसकी बॉडी को पूरी तरह से जला देता है और वो स्कल डीमन वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद उसकी बॉडी से एक कोर वहां पर गिर जाता है और उसका लेवल अप हो जाता है कंटिन्यूसली और वो लेवल 33 पर पहुंच जाता है 28 से सीधा, और लंबी सांस लेते हुए रे अपना पसीना पोंछ रहा होता है और सोचता है कि ये स्किल सिंथेसिस कंबाइनिंग स्किल जैसा लग रहा है, जिसमें मैं दो डिफरेंट टाइप की स्किल को कंबाइन करके एक नई टाइप की स्किल को क्रिएट कर सकता हूँ और अब मैं इसे कर सकता हूँ और मुझे खुशी है कि मैं इसे एक अच्छे तरीके से यूज कर पा रहा हूँ। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि आपकी लेवल रिक्वायरमेंट मेट हो चुकी है, स्किल्स स्लॉट को बढ़ाया जा रहा है। स्किल स्लॉट 3 से 5 हो गए होते हैं, जिसे देखकर रे स्माइल कर रहा होता है कि ये स्किल काफी फायदेमंद है मेरे लिए, अब मैं इसे और आसानी से यूज कर सकता हूँ। तभी सीन चेंज होता है, हमें मेजर ऑर्गेनाइजेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रे उस स्कल डीमन के कोर को लाकर टेबल पर रखता है, जिसे देखकर रिसेप्शनिस्ट जोर से बोलती है क्या तुमने स्कल डीमन को हरा दिया है, और काफी हैरानी से बोलती है कि वो तो पहले ही 33 लेवल पर था, तुमने उसे कैसे मार दिया और इसे सिर्फ एक दिन ही हुआ है। तभी रे अपने सर पर हाथ मारते हुए बोलता है मैं बस थोड़ा सा लकी था। लड़की हैरानी से बोलती है तुम पहले ही 30 लेवल पर आ चुके हो बस एक दिन के अंदर, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना है। रे बस हल्की सी स्माइल के साथ कुछ नहीं बोल पाता है। लड़की आगे बोलती है इस लेवल पर तो तुम जल्दी ही बी रैंक के मेज बन जाओगे, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है हे एक सेकंड के लिए रुको, क्या ये कुत्ता बी रैंक पर पहुंच गया है? शायद हो सकता है तुम कोई मिस्टेक कर रही हो। ये सुनकर रे घूरते हुए पलटता है और ये काय होता है पर्पल किंग। तभी उस रिसेप्शनिस्ट बोलती है काय सैन। काय बोलता है ये लड़का कोई भी स्किल एक्वायर नहीं कर सकता क्योंकि ये कलरलेस है, तो ये एक बी रैंक मेज कैसे हो सकता है? लड़की बोलती है नहीं, पर इसने सचमुच में रेड कैप और स्कल डीमन को डिस्ट्रॉय किया है। ये सुनकर काय रे की तरफ देखकर गुस्से से देख रहा होता है और अपनी पर्पल आंखों के साथ घूरते हुए बोलता है क्या तुमने ऐसा किया है, और अपने पंच पे ओरा लपेटकर उस पर अटैक करने की
कोशिश करता है। तभी वहाँ पर धुआं हो जाता है क्योंकि रे ने अपनी शील्ड स्किल के साथ खुद को बचा लिया था और बोलता है, सच कहूँ तो ये काफी ज्यादा खतरनाक था। रिसेप्शनिस्ट चिल्लाती है, कायसेन ये क्या कर रहे हो? काय बोलता है, तो वो ह्यूमर बिल्कुल सही थे, तुमने अपने आप को अवेकन कर लिया है। रे बोलता है, हाँ पर। तभी काय अपना हाथ पीछे करते हुए बोलता है, क्योंकि तुमने कुछ स्किल्स को एक्वायर कर लिया इसका मतलब तुम ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाना और मैं खुद देखूंगा कि तुम कितने ज्यादा कैपेबल हो। रिसेप्शनिस्ट बोलती है, कायसेन क्या तुम यहाँ पर फाइट करने की प्लानिंग कर रहे हो? तभी काय वहां से मुड़ते हुए बोलता है कि अगर ये बी रैंक पर पहुंच गया है तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर ये बात काफी मुश्किल है कि तुम्हारे सभी एट्रीब्यूट बी रैंक पर पहुंच गए हो। अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल झूठ ही लगता है। ये सुनकर रे सोचता है कि अगर मैं इसकी डिमांड्स को रिफ्यूज कर दूं तो बाद में ये सब लोगों के पीछे से मुझे काफी परेशान करेगा और वो घूरते हुए बोलता है कि मैं समझ गया। तभी काय दांत भींचते हुए बोलता है, तुम कमीने। तभी वो दोनों अरीना ऑफ मेज एसोसिएशन में आ जाते हैं। ये हेडक्वार्टर का अरीना होता है। रे सोचता है कि जब हम अपने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के सामने होते हैं तो हमें अपने डिफरेंट अमाउंट ऑफ माना को कंट्रोल करना पड़ता है और मैं अपने गार्ड को बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर सकता चाहे कुछ भी हो जाए। रे को देखकर काय रे अपने बारे में सोच रहा होता है कि मेरी कॉम्बो स्किल 3 तक ही जा सकती है क्योंकि मेरा लेवल अभी 30 है, बल्कि काय लेवल 50 पर है तो उसकी कॉम्बिनेशन स्किल्स 5 तक जा सकती है। मेरा इसके सामने जीतने का कोई भी चांस नहीं है स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। इसी वजह से मैं अपने गैप को इस तरह से कवर करूंगा, पहला अटैक करके। तभी रे आइस नेल का अटैक कर देता है जिसे काय फायरबॉल के साथ डिफेंड करने की कोशिश करता है। जैसे ही दोनों के अटैक टकराते हैं वहां पर काफी जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और वहां पर धुआं हो जाता है। जैसे ही धुएं के पार काय देखता है वो एकदम से चौंक जाता है क्योंकि एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट के साथ रे उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर काय सोचता है येलो कलर मतलब एनहांसमेंट स्किल, ये तो ड्यूल कलर यूजर है। रे सोचता है इसकी फोर्थ स्किल और इसके पास एक स्किल का माना बचा हुआ है। तभी रे अपने हाथ में स्किल सिंथेसिस को यूज करता है और फायर और आइस को मिलाकर फायर आइस लेन यूज करता है, जिसे देखकर काय बिल्कुल हैरान हो जाता है और सोचता है क्या ये तो ब्लू और रेड कलर की माना स्किल का कॉम्बिनेशन है, मतलब कि तुम 3 कलर्स यूज कर सकते हो। और स्माइल करने लगता है और बोलता है पर फायरबॉल। तभी उसके रे के अटैक के सामने वो अपनी फायरबॉल अटैक को कर देता है जिसकी वजह से रे दूर जाकर गिरता है। मेरी सिंथेसिस फायर आइस स्किल वर्क करती थी 2 स्किल के बराबर, पर कैसे इस सिंपल स्किल के सामने वो हार सकती है। काय उसके सामने हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम 3 कलर को यूज कर सकते हो, अब मैं समझ पा रहा हूँ तुम इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ रहे हो, पर मैं तुमसे एक डिफरेंट लेवल पर हूँ। अगर तुम मेरे साथ कंपेयर कर रहे हो खुद को तो अब तुम नहीं बचने वाले हो। और अपने हाथ पर एक फायरबॉल बनाकर क्रीपी लुक के साथ रे की तरफ फेंक देता है और ये मल्टीपल अटैक्स होते हैं जिसे रे भागकर डॉज करते हुए अपने हाथ पर फायर आइस अटैक को काय की तरफ कर देता है। तभी काय भी क्रीपी स्माइल के साथ फायर लेन अटैक को कर देता है जिसे रे माना बैरियर के साथ रोकने की कोशिश करता है, पर उसका माना बैरियर टूट जाता है और अटैक उसे लगता है जिसकी वजह से वो पीछे गिर जाता है, जिसे देखकर काय स्माइल कर रहा होता है। रे दांत बेचते हुए उठता है और बोलता है, दत्तेरी की। तभी काय उसे बोलता है, अपना सर मेरे सामने झुकाओ और अगर तुम एक बार ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें इस बार के लिए माफ कर दूंगा और जल्दी से मुझसे माफी मांगो कि जो तुमने इस बार किया है वैसा तुम दोबारा नहीं करोगे अभी के अभी। और एक क्रीपी लुक बना रहा होता है। रे दांत बेचते हुए सोचता है कि मैं अपनी लिमिट्स के साथ इससे के आगे नहीं जा सकता, क्या मुझे अभी गिव अप कर देना चाहिए, पर मैं अपनी लाइफ पहले ही एक स्लेव की तरह जी चुका हूँ, पर अब नहीं। और उठते हुए बोलता है, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तभी काय बोलता है, तो ठीक है मैं तुम्हें तब तक लेसन सिखाता रहूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। और उसकी बॉडी के आसपास पर्पल ऑरा आ जाता है और एक बड़ी सी फायर बॉल वो क्रिएट कर लेता है। सिस्टम नोटिफाई करता है ओवरक्लॉक माना कंजम्पशन टेम्परेरी डबल हो चुका है माना कंट्रोल से। और काय अपने हाथ पर कई सारे फायर बॉल्स को क्रिएट कर लेता है। रे उसे देखकर बोलता है, क्या ये पावर है एक किंग का? काय बोलता है, 10 कॉम्बो अटैक एक साथ। रे सोचता है काय को यही स्ट्रेंथ उसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनाती है क्योंकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ माना एक ही बार में यूज कर सकता है बाकी लोगों के मुकाबले, पर मैं तो काफी देर से इंतजार कर रहा था कि तुम कब इस स्किल का इस्तेमाल करोगे। तभी रे उसकी तरफ भागते हुए सोचता है कि 10 कंस्ट्रक्टिव स्किल अटैक ओनली यही अचीव कर सकता है और हवा में जंप करते हुए सोचता है और इस दुनिया में अकेला काय ही है जो ओवरक्लॉक स्किल को यूज कर सकता है। पर तभी काय उसकी तरफ देखते हुए सोचता है, तुम पागल, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी स्किल को डॉज कर सकते हो? तभी वो अपने फायर बॉल्स को रे की तरफ मूव कर देता है। तभी रे की आंखें ब्लू हो जाती हैं और वो माना हैंड को
यूज करते हुए फर्श पर दे मारता है, जिसे देखकर काय हैरान हो जाता है और बोलता है एक और स्किल। रे सोचता है चाहे तुम्हारी स्किल कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो, पर मैं इसे जब तक डॉज कर सकता हूँ तो मैं तुम्हारी स्किल से काफी बेहतर हूँ, चाहे तुम किंग ही क्यों ना हो। और वहाँ पर एक जबरदस्त लैंडिंग करते हुए मुड़ता है और अभी कुछ सेकंड्स के अंदर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और एक पंच उसके मुंह पर मार देता है और सोचता है कि अब बिल्कुल कंप्लीटली डिफेंसलेस हो चुका है और काय के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। तभी रे के आसपास का ऑरा पर्पल हो जाता है और उसने स्किल ओवरक्लॉक को स्टोलन कर लिया होता है और अपने हाथ को देखते हुए सोचता है कि अब ये फिनिश हो चुका है क्योंकि मैंने इसकी स्किल को चुरा लिया है। काय खड़े होते हुए बोलता है तुम कमीने। रे उसके सामने बिल्कुल अलर्ट खड़े होते हुए सोचता है क्या ये अभी भी कंटिन्यू रखना चाहता है। काय अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी हवा में एक आइस स्टोन आ जाता है, उसके आसपास पर्पल फायर लिपट जाती है जिसे काय कंट्रोल कर रहा होता है और वो बोलता है डीमन आइस। उसे देखकर रेव का मुंह खुला रह जाता है और वो सोचता है ये तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल है पर्पल में, क्या इसने इस टाइम तक इस स्किल को सीख लिया था। और वो आइस बिल्कुल ही रे के पास पहुंच जाती है, पर रे उसे एक टाइम पर डॉज कर ही लेता है और सोचता है इसकी स्पीड क्या ही थी। तभी दिखाया जाता है काय और भी वैसे आइस स्पीयर्स को समन कर रहा होता है। रे सोचता है मैं उस पर एक हिट डिलीवर कर सका क्योंकि वो बिल्कुल केयरलेस हो गया था, पर अगर एक बार पर्पल किंग सीरियस हो गया तो वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी दिखाया जाता है कि वो बार बार रे के ऊपर अटैक कर रहा होता है, पर रे किसी तरह से उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है और करते करते वो दीवार के पास पहुंच जाता है। तभी काय बोलता है मेरे पास अभी भी कुछ बचा हुआ है। तभी रे भी फायर आइस के साथ अटैक कर देता है। इधर से काय भी डीमन आइस के साथ अटैक कर देता है। दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और वहां पर जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से रे दीवार पर जाकर लगता है और दीवार टूट जाती है। काय बोलता है इसी वजह से मैं पर्पल किंग कहलाया जाता हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। रे हाफते हुए सोचता है ये तो सही है कि डीमन आइस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल है। काय उसे घूरते हुए बोलता है तुम्हें ज्यादा एरोगेंट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्किल्स को यूज कर सकते हो। तभी रे को कुछ रियलाइज होता है और वो सोचता है ये सच है कि मैं अपनी करंट स्किल के साथ इसे मैच कर सकता हूँ, पर क्या होगा अगर मैं पर्पल स्किल का पोटेंशियल ढूंढ लेता हूँ। तो अभी के लिए सिर्फ मैं 2 कलर्स को ही सिंक्रोनाइज कर सकता हूँ अपनी माना कैपेसिटी की वजह से। तभी रे ओवरक्लॉक स्किल को यूज कर लेता है, जिसे देखकर काय बिल्कुल हैरान हो जाता है कि तुम ओवरक्लॉक को कैसे यूज कर पा रहे हो। और रे तभी कॉन्फिडेंट के साथ सोचता है अब मेरी माना कैपेसिटी डबल हो चुकी है और अगर मेरी माना प्रेडिक्शन सही है तो मेरी माना कैपेसिटी डबल हो चुकी है ओवरक्लॉक एक्टिवेशन की वजह से। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि स्किल सिंक्रोनिसिस ब्लैक अनलॉक हो गई है। रे स्माइल के साथ सोचता है यही तो मैं चाहता था। काय दांत पीसते हुए सोचता है कि तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो, तुम्हारी तो बस माना कैपेबिलिटी ही इंक्रीज हुई है। रे अपने हाथों की तरफ देख रहा होता है और सोचता है मैं यहाँ पर तीनों कलर्स को एक साथ मिक्स करने वाला हूँ जिसे पहले कभी किसी ने नहीं किया है। रेड स्किल, ब्लू स्किल और येलो स्किल, तीनों स्किल्स आपस में मर्ज होकर एक ब्लैक कलर की स्किल बन जाते हैं, जिसे रे भी हैरानी से देख रहा होता है। तभी काय चिल्लाता है ये तो ब्लैक माना है। रे उसे कंट्रोल करते हुए सोचता है ये तो बेसिक कलर्स है, ब्लू, रेड और येलो। मैंने पहले ही कहा था कि मैं इनमें से किसी कलर को सूट नहीं करता हूँ, पर मैं गलत था क्योंकि मैंने इन सभी कलर्स को पहले ही स्वेलो कर लिया है, इसलिए मैं एक डार्क मेज हूँ। और एक अग्रेसिव लुक के साथ काय की तरफ देख रहा होता है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि स्किल सिंथेसिस ब्लैक अनलॉक हो चुका है, आपने एबिस ब्लैक फ्लेम को क्रिएट कर लिया है। तभी काय अपने आइस पर्पल अटैक के साथ उसे बोलता है तुम उससे दूर रहो। जैसे ही वो अटैक रे के पास आने वाला होता है, रे उसे अपने ब्लैक माना के साथ डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर काय बोलता है ये तो इम्पॉसिबल है। तभी रे भागते हुए अपने हाथ पर ब्लैक माना क्रिएट कर लेता है और काय की तरफ फेंकता है। काय भी अपने अटैक को करते हुए बोलता है धत तेरी की, ये तो मुझसे पावरफुल लग रहा है। तभी वो दोनों फिर से अपने अटैक्स को प्रिपेयर करके एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और एबिस फ्लेम को रे फायर कर देता है और उसके सामने पर्पल आइस को काय अटैक कर देता है, जिसकी वजह से आइस के टुकड़े वापस आकर उसकी बॉडी पर लगते हैं और वहां पर काफी जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। दिखाया जाता है कि रे हाफ रहा होता है, उसके सामने काय बिल्कुल बेहोश जमीन पर पड़ा होता है। तभी रे घुटनों पर बैठते हुए बोलता है मैंने कर दिया। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आती है स्किल एबिस फ्लेम को एक्वायर किया गया है थ्रू स्किल सिंथेसिस ब्लैक के, और सोचता है कि एबिस ब्लैक फ्लेम। और तभी वहां पर एकदम से दरवाजा खुलता है और रिसेप्शनिस्ट आ जाती है और वो बोलती है रे क्या तुम ठीक हो। रे स्माइल के साथ बोलता है हाँ किसी तरह से तो मैं ठीक हूँ। और रिसेप्शनिस्ट बोलती है वो स्किल क्या थी। रे सोचते हुए बोलता है मुझे नहीं पता कि मैं इस सिचुएशन में इसे कितनी देर तक हाइड रख सकता हूँ, और अपने हाथ
हाथ पर फिर से उस स्किल को इकट्ठा करते हुए सोचता है कि ये देखने में तो ब्लैक स्किल लग रही है और रिसेप्शनिस्ट भी हैरान हो जाती है कि ये तो ब्लैक स्किल है और ये तो दुनिया की पहली स्किल है जो तुम्हारे पास है। रे पूछता है कि मेरे पास ब्लैक स्किल होने की वजह से क्या मुझे इसे एसोसिएशन में रिपोर्ट करना होगा? अगर पॉसिबल हो सकता है तो क्या मैं अपनी पावर को सीक्रेट रख सकता हूँ? जिसे सुनकर रिसेप्शनिस्ट थोड़ा सा हैरान हो जाती है और बोलती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, तुम बस एक अपॉर्चुनिटी को खो दोगे। जिसे सुनकर रे हैरानी से बोलता है अपॉर्चुनिटी को खो दूंगा? रिसेप्शनिस्ट बताती है कि सभी स्ट्रॉन्गेस्ट मेज जो अपने कलर के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं उन्हें किंग का टाइटल दिया जाता है। मैं इसे सिंपली बताती हूँ क्योंकि तुम पूरी दुनिया के अंदर एक ब्लैक मेज हो, तुम ब्लैक किंग की तरह कंसीडर किए जाओगे। ये सुनकर रे सोचता है एक किंग, हाँ, पर इस टाइम के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। जब तक मेरा लेवल एक सर्टेन लेवल तक इंक्रीज नहीं हो जाता तब तक मैं किंग नहीं बनना चाहूंगा। और साइड में देखते हुए बोलता है पर क्या ये बिल्कुल ठीक है? वहां पर काय बेहोश पड़ा हुआ होता है। तभी रिसेप्शनिस्ट बोलती है ये किंग लेवल पर है, इसके जख्म जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैं इसे अभी मेडिकल रूम में ले जाती हूँ। और जैसे ही वो अपना फोन निकालती है उस पर एक नोटिफिकेशन आ रहा होता है। तभी रे के फोन पर भी नोटिफिकेशन आता है और वो बोलता है ये क्या है? जैसे ही वो अपना फोन निकाल कर देखता है उस पर वार्निंग होती है कि एक डंजन अपीयर हुआ है वेस्टलैंड के अंदर और इसके अंदर 70 लेवल से अबव लोगों को जाने के लिए रेकमेंड किया जा रहा है। इसे देखकर रिसेप्शनिस्ट भी हैरान हो जाती है। रे सोचता है ये फाइनली आ चुका है, इकेबोरो डंजन जो रेड कलर का होता है। रे सोचता है इस पे रिकमेंडेशन तो 70 लेवल की है पर जितने भी किंग्स हैं मोस्टली वो सब लोग 50 लेवल के आसपास हैं। इसके पहले हफ्ते में सभी किंग्स ने खुद को ऐसे दिखाया जैसे कि वो पावरलेस हो और उन्होंने इस डंजन को अकेला छोड़ दिया। पर ये स्टार्टिंग पॉइंट था ट्रेजेडी का, क्योंकि डंजन कोलैप्स कर गई और उसके अंदर से बहुत अजीब तरह के अननोन मॉन्स्टर्स बाहर आने लग गए। तब पता लगा कि अगर तुम दिए गए टाइम के अंदर डंजन को क्लियर नहीं करते हो तो उसका गेट टूट जाएगा और मॉन्स्टर्स बाहर आना शुरू कर देंगे। तभी इकेबोरो डंजन उस टाइम का पहला डंजन बना जिसने आउटब्रेक किया था और उस टाइम टोक्यो पूरी तरह से मॉन्स्टर्स के कंट्रोल में आ गया था और बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। और फोन को टाइटली पकड़ते हुए रे सोचता है ये ट्रेजेडी मैं फिर से नहीं होने दे सकता, मुझे इस डंजन कोलैप्स को रोकना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और बोलता है मैं इस डंजन को कॉन्कर करूंगा। तभी रिसेप्शनिस्ट बिल्कुल हैरान हो जाती है और बोलती है चाहे ये डंजन कितना भी खतरनाक क्यों ना हो रे, तुम्हें पता है ना कि इसके अंदर ए रैंक से ज्यादा वाले मेजेस को ही अलाउड है और ए रैंक से ज्यादा वाले डंजन रिकमेंडेशन अबव 50 लेवल के होते हैं। ये सुनकर रे सोचता है लकीली मेरे पास अभी थोड़ा टाइम है डंजन कोलैप्स शुरू होने से पहले। और बोलता है अच्छा तो ये बताओ रैंक ए एग्जामिनेशन अगले हफ्ते है ना? रिसेप्शनिस्ट बोलती है हाँ। रे बोलता है तो ठीक है मैं अपना लेवल बढ़ा लूंगा अगले एग्जामिनेशन से पहले। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट की आंखें बड़ी हो जाती है और बोलती है क्या तुम ए रैंक पर प्रमोट होना चाहते हो और तुम्हारी स्किल्स के साथ तुम जरूर ही इस एग्जाम को पास कर लोगे? रे बोलता है यहाँ पर क्या कोई प्रॉब्लम है? रिसेप्शनिस्ट बताती है यहाँ पर तुम्हें ए रैंक पर प्रमोट होने से पहले बी रैंक डंजन को क्लियर करना होगा ए रैंक पार्टी के साथ। और दिखाया जाता है ये सुनने के बाद रे एक कोने पर मुंह लटकाकर बैठा हुआ अपने फोन को देख रहा होता है और वो मैसेज खोलकर देखता है कि मैं तो कम्प्लीटली भूल ही गया था कि इस टाइम तक ये खबर पूरी तरह फैल चुकी है कि मैं एक कलरलेस हूँ। और सोचता है कि मुझे इस वीकेंड तक बी रैंक अनएक्सप्लोर्ड डंजन को क्लियर करना होगा और ये मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है कि मैं अकेला मेज उसे कैसे क्लियर करूंगा। और अपने बाल खींचते हुए बोलता है अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी कोई उसे आवाज लगाता है हे यू, तुम आज हमारे लिए काम करोगे। उसे देखकर रे हैरान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। लड़की बोलती है मैं तुम्हें अपनी पार्टी में ज्वाइन करना अलाउड करती हूँ क्योंकि मुझे पता लगा है कि तुम ड्यूल कलर यूजर हो, तुम्हारी फायर स्किल थोड़ी सी वीक है। तभी दूसरी लड़की धीरे से बोलती है मुझे माफ कर देना। तभी रे उठते हुए सोचता है मैंने नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पर भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, मैं इसे फील कर सकता हूँ क्योंकि मुझे भी पहले ऐसे ही ट्रीट किया जाता था। ब्राउन बॉय वाली लड़की बोलती है अगर मैं ईमानदारी से कहूँ आई चैन तुम हमारे लिए एक वजन से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। ये सुनकर रे एकदम से चौंक जाता है और वो सोचता है ये आई चैन है क्या? और हमें बताता है कि आई चैन फ्यूचर में जाकर स्कारलेट किंग के नाम से फेमस हो जाएगी पर इस टाइम पर वो एक कमजोर मेज है पर अब ये अपनी पार्टी के थ्रू ही मिसट्रीट की जा रही है। आई चैन धीरे से बोलती है कि अगर मुझे पार्टी से निकाल दिया गया तो मैं अपनी सिस्टर के मेडिकल बिल्स नहीं भर पाऊंगी, मैं डेफिनेटली अगली बार पहले से बेहतर करूंगी। तभी वो ब्राउन हेयर लड़की बोलती है तो ठीक है मुझे प्रूव करो आज की रेड में, अदरवाइज मैं तुम्हें अपनी पार्टी
पार्टी से निकाल दूंगी। आइचन बोलती है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी और वो लोग बोलते हैं चलो ठीक है यहाँ से चलते हैं और सब लोग वहाँ से जाना शुरू कर देते हैं। तभी रे उनकी तरफ देखते हुए सोचता है क्या ये लोग ठीक हैं। सीन चेंज होता है और रे रास्ते पे जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि आइकॉनिक आइचन स्कारलेट किंग आने वाले कुछ टाइम में किंग लेवल पर प्रमोट हो जाएगी, पर उस पॉइंट पर पहुंचने से पहले उसे काफी सारे मुश्किल टाइम को एक्सपीरियंस करना होगा। अगर मुझे सही से याद है तो उसने एक ऐसा इंसिडेंट एक्सपीरियंस किया था उस टाइम पर जहां पर वो बॉस रूम के अंदर काफी इंजर्ड हो गई थी और उसके बाद काफी टाइम के लिए वो कोमा में भी रही थी। और तभी रे को कुछ रियलाइज होता है और वो सोचता है एक मिनट, क्या वो इंसिडेंट आज ही नहीं होने वाला है? मुझे अच्छी तरह से तो यकीन नहीं है पर वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, मुझे जल्दी करना होगा। तभी सीन चेंज होता है, डंजन का गेट ओपन हो रहा होता है और सभी लड़कियां उस बॉस मास्टर के सामने आ जाती हैं। वो एक नाइट होता है, दुल्हन लेवल 45। तभी वो ब्राउन हेयर वाली लड़की क्रीपी स्माइल के साथ बोलती है मेरे पास एक आइडिया है और वो आइचन को धक्का देते हुए आगे कर देती है और बोलती है कि तुम इसके साथ अकेले फाइट करो। आइचन बोलती है पर मैं इसके अगेंस्ट अकेले फाइट में जीत नहीं सकती हूँ। ब्राउन हेयर वाली लड़की बोलती है तो ठीक है मैं तुम्हें अपनी पार्टी से बाहर निकाल देती हूँ। आइचन बोलती है नहीं ऐसा मत करो। लड़की क्रीपी स्माइल के साथ बोलती है तो ठीक है अपना बेस्ट करना और ये सब तुम अपनी छोटी बहन के लिए कर रही हो ना। ये सुनकर आइचन बिल्कुल शांत हो जाती है और बॉस की तरफ मुड़ते हुए बोलती है कि मैं समझ गई और उसकी पूरी बॉडी कांप रही होती है। अपने हाथ पर फायर बॉल को क्रिएट करके उस डंजन बॉस के ऊपर अटैक कर देती है जिसकी वजह से चारों तरफ आग ही आग हो जाती है। जैसे ही वो आग हटती है दिखाया जाता है डंजन बॉस के ऊपर एक खरोंच भी नहीं आई होती। ये देखकर आइचन सोचती है ये तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। तभी वो डंजन बॉस जमीन पर अपना पैर रखता है जिसकी वजह से जमीन क्रैक हो जाती है और अपनी स्वॉर्ड को उठाकर आइचन के ऊपर अटैक कर देता है, पर आइचन उसे डॉज कर लेती है पर जमीन पूरी ही तरह से टूट जाती है। डॉज करते टाइम आइचन अपना बैलेंस बना नहीं पाती और गिर जाती है। तभी दिखाया जाता है कि वो बॉस मॉन्स्टर अपनी स्वॉर्ड को उठाकर फिर से आइचन के ऊपर अटैक करने वाला होता है और वो सोचती है मुझे पता था कि मैं बिल्कुल ही यूजलेस हूँ। तभी वहां पर रे आ जाता है और एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट को यूज करके अपनी स्वॉर्ड के साथ उस बॉस मॉन्स्टर के अटैक को रोक लेता है, जिसे देखकर आइचन भी हैरान हो जाती है और रे अपने ब्रूटल स्ट्रेंथ के साथ उस बॉस मॉन्स्टर को पीछे फेंक देता है। तभी रे पूछता है क्या तुम ठीक हो? वो लड़कियों का ग्रुप पीछे खड़ा हुआ होता है और ब्राउन बालों वाली लड़की बोलती है ये लड़का कौन है और सोचती है कि डुलन टाइप का मॉन्स्टर थोड़ा सा तो हैवी होना ही चाहिए, पर इसने इतनी आसानी से इसे पीछे कैसे कर दिया एक स्वॉर्ड के सिंगल अटैक के साथ, ये है कौन? तभी बॉस मॉन्स्टर उठता है और अपना ऑरा रिलीज करता है एक शॉकवेव की फॉर्म में, जिसे देखकर रे सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था इतना काफी नहीं है। डुलन आर्मर इंचेंटेड है स्ट्रेंथ स्किल के साथ, नॉर्मल अटैक के साथ इसे तोड़ पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और भागते हुए सोचता है तो इस केस में मुझे इसकी स्किल को कॉपी करना होगा और इसे नलिफाई करना होगा। इसी दौरान बॉस मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है पर वो उसे डॉज कर लेता है। तभी वो ब्लैक माना के साथ स्किल ड्रेन स्किल का यूज करता है जिससे कि वो उसकी स्किल कॉपी करना चाहता है, पर वो एकदम से हैरान हो जाता है कि पर उसकी स्किल एक्टिवेट ही नहीं होती और वो बॉस मॉन्स्टर उस पर अटैक करके उसे पीछे कर देता है। आइचन पूछती है क्या तुम ठीक हो? रे हाफते हुए बोलता है हाँ मैंने किसी तरह से अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया है और घूरते हुए सोचता है मैं अब समझा कि डुलन का जो आर्मर है वो असल में एक्सटर्नल पार्ट है पर एक्चुअल में मुझे उसकी इंटरनल बॉडी को टच करना होगा। तभी डुनल अपनी स्वॉर्ड उठाकर अटैक करता है जिसपे जमीन पर एक ग्रीन कलर के आइस की फॉर्म में डायमंड से निकलने शुरू हो जाते हैं और रे आगे आते हुए बोलता है मेरे पीछे रहना और मारना बैरियर को एक्टिवेट कर लेता है। उन दोनों की टकराने की शॉक वेव की वजह से पीछे खड़ी हुई तीनों लड़कियों में से दो लड़कियां तो उड़ ही जाती हैं और ब्राउन बालों वाली लड़की खुद को बड़ी मुश्किल से रोक पाती है और अपनी स्किल एक्टिवेट कर लेती है आइस ब्लास्ट, पर उसका आइस ब्लास्ट भी नलिफाइड हो जाता है जिसे देखकर वो ब्राउन बालों वाली लड़की बिल्कुल हैरान हो जाती है। तभी बॉस मॉन्स्टर का अटैक उसकी तरफ भी आ जाता है जिसकी वजह से वो उड़कर दूर जाकर गिरती है और चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। रे मॉन्स्टर की तरफ देखकर सोचता है कि मेरे आइस नेल्स इस पर वर्क बिल्कुल नहीं करेंगी, तो इस केस में मुझे एक ऐसी स्किल चाहिए जो इसकी स्ट्रेंथ के भी पार हो। तभी वो अपने ब्लैक माना को कलेक्ट करना शुरू कर देता है और सोचता है कि इसे तोड़ पाए, जिसे देखकर आइचन सोचती है ये तो ब्लैक माना है और रे एबेस स्किल को यूज कर देता है। उधर से बॉस मास्टर भी अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है। तभी उन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं। तभी रे ब्लैक फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से बॉस मास्टर का अटैक नलिफाई हो जाता है और ब्लैक फ्लेम बढ़ते हुए बॉस मास्टर के पास जाकर उसकी बॉडी पर लगती है जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी जलकर राख हो जाती है और पीछे मॉन्स्टर का कोल्ड स्टोन रह जाता है जिसे
जिसे देखकर आईचन हैरान हो जाती है और सोचती है इसने तो एक सिंगल हिट के साथ इसे मार दिया, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, और बोलती है एक्सक्यूज मी, थैंक यू, आपने मेरी जान बचा ली। रे स्माइल के साथ बोलता है मैं खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो, और मॉन्स्टर के कोर को उठाते हुए सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है, और मैं खुश हूँ कि मैंने आईचन को बचा लिया। तभी वो ब्राउन बालों वाली लड़की और उसके साथी वहीं पर बेहोश दिखाए जाते हैं। वो लड़की उठते हुए बोलती है यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, और अपने दांत से नाखून को चबाते हुए सोचती है ये लड़का तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर इसका रिवॉर्ड तो मेरा ही होगा। और क्रीपी स्माइल के साथ उनकी तरफ देखते हुए आगे बढ़ती है और बोलती है जरा रुको, इस डंजन में जो भी रिवॉर्ड गिरेगा उस पर हमारा अधिकार है, मुझे ये माना स्टोन दे दो। ये सुनकर आईचन हैरान हो जाती है और बोलती है इस इंसान ने हमारी जान बचाई है। रे बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे तुम्हें देने में, पर इसके बदले में ये लड़की मेरी पार्टी में आ जाएगी। जिसे सुनकर आईचन हैरान हो जाती है और ब्राउन बालों वाली लड़की भी हैरान हो जाती है, और रे आगे बोलता है अगर तुम अलाउ करती हो मेरी पार्टी में आने के लिए तो। ये सुनकर वो ब्राउन बालों वाली लड़की जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और बोलती है मैं तो सोच रही थी कि तुम क्या मांगने वाले हो, पर मैं तुम्हारी विश से बिल्कुल ही एग्री हूँ। और आईचन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है क्या तुम इससे बिल्कुल ओके हो। और एक सेकंड के लिए आईचन सोचती है और फिर बोलती है कि अब मैं आपकी केयर में हूँ। तभी ब्राउन बालों वाली लड़की रे के हाथ से वो मॉन्स्टर कोर को छीन लेती है और मनी मनी बोलते हुए वहां से चली जाती है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये फालतू का बर्डन इतना महंगा बिक सकता है। रे सोचता है जिसे तुम फालतू का बर्डन सोच रही हो तुम्हें नहीं पता कि उसकी ट्रू वर्थ क्या है। आईचन बोलती है थैंक यू, आपने मुझे अपनी पार्टी में इनवाइट किया। रे स्माइल करते हुए बोलता है मुझे माफ कर देना, मैंने अचानक से तुम्हारी पार्टी तुमसे छुड़वा दी, पर क्या तुम्हारे लिए ये बिल्कुल ओके है अभी के लिए। आईचन धीरे से बोलती है पर मैं तो तुम्हें नीचे ही खींचूंगी। रे बोलता है कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम भी स्ट्रॉन्ग बन जाओगी, जिन लोगों ने तुम्हें अबेंडन किया है तुम उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगी। ये सुनकर आईचन सोचती है क्या मैं उन लोगों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी। रे आगे बोलता है यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हें एसोसिएशन में देखा था और मैंने वहां पर तुम्हारी कॉन्वर्सेशन को सुना था इन लोगों के साथ, मुझे माफ कर देना ये एक कोइंसिडेंट था, पर मुझे लगा कि मैं तुम्हारा सपोर्ट कर सकता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ आओगी। और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है। आईचन सोचते हुए अपना हाथ भी आगे बढ़ा देती है और बोलती है ठीक है अब से मैं तुम्हारी केयर में हूँ। रे भी बोलता है ठीक है और स्माइल करने लग जाता है और दोनों लोग हाथ मिला लेते हैं। यहाँ से सीन चेंज होता है, अगले दिन का सीन आ जाता है। वहाँ पर एक येलो कलर की डंजन होती है। रे बोलता है तो चलो ठीक है हम इस बी रैंक की डंजन को कॉन्कर करेंगे। आईचन बोलती है अगर हम इस डंजन को कॉन्कर कर लेते हैं तो हम ए रैंक एग्जामिनेशन टेस्ट दे सकते हैं ना। रे बोलता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इतना ही नहीं इस डंजन के अंदर एक की है जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना सकती है। आईचन सोचती है एक की। आईचन सोचती है कि अगर मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हूँ और बेस्ट रैंक पर पहुंच जाती हूँ तो मैं अपनी सिस्टर के मेडिकल बिल्स आसानी से पे कर पाऊंगी। तभी रे बोलता है तो चलो ठीक है अब हमें अंदर चलना चाहिए। आईचन भी बोलती है ठीक है और वो दोनों लोग उस येलो डंजन के अंदर एंटर कर जाते हैं। हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। ये बी रैंक डंजन होती है जहाँ पर चारों तरफ क्रिस्टल ही क्रिस्टल होते हैं। इस जगह का नाम क्रिस्टल केव होता है। तभी आईचन को कुछ दिखाई देता है, वो हैरानी से बोलती है रे वहाँ पर देखो। तभी वहाँ पर सामने कुछ वुल्फ्स होते हैं जिनका नाम ब्लैक वुल्फ होता है। रे बोलता है इनको मुझ पर छोड़ दो। आईचन बोलती है ठीक है। रे बॉडी एनहांसमेंट स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और भागते हुए अपनी स्वॉर्ड निकालकर उन वुल्फ्स को मारना शुरू कर देता है और एक एक स्लैश के साथ उनको मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। आईचन बड़ी बड़ी आंखों के साथ उसे हैरानी से देख रही होती है और सोचती है कि मेरी पुरानी पार्टी की जो लीडर थी वो भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी अपनी स्किल के साथ, पर ये इंसान तो बिल्कुल भी उसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। रे आगे बढ़ते हुए बोलता है ये जगह आ चुकी है, अब मैं तुम्हें यहाँ पर सपोर्ट करूंगा, तुम्हें वैसा ही करना है जैसा हमने प्लान किया था। आयशा आगे बढ़ते हुए बोलती है ठीक है मैं समझ गई। और जैसे ही वो आगे जाकर खड़ी होती है तो सोचती है कई सारे मॉन्स्टर्स को मारना एक स्ट्रेटेजी है लेवल अप करने की। जल्दी सबसे पहले मैं सिंपल अटैक की स्किल को यूज करूंगी, पर इससे पहले मुझे ट्राई करना होगा फायरबॉल को, और अपनी फायरबॉल स्किल को एक्टिवेट करके सामने मॉन्स्टर्स पर अटैक कर देती है। तभी पीछे खड़ा हुआ रे उसे देख रहा होता है और सोचता है ये एक टेस्ट है आईचन का, क्या इसे रियलाइज होगा इसके पास खुद एक वेपन है। तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर भागते हुए आ रहा होता है जिसे देखकर रे बोलता है मैं तुम्हें आईचन को डिस्टर्ब करने नहीं दे सकता। तभी आईचन अपने फायरबॉल के साथ उन मॉन्स्टर्स से फाइट कर रही होती है। तभी एक छोटा सा स्नेक मॉन्स्टर उसके ऊपर जंप करके अटैक कर देता है, जिसकी वजह से आईचन गिर जाती है और उसके हाथ पे थोड़ी सी चोट भी लग जाती है। तभी दिखाया जाता है उसे चारों तरफ से स्नेक मॉन्स्टर्स ने घेर लिया होता है। आईचन सोचती है मैं जितना मर्जी इन लोगों को मार लूं या हरा लूं पर ये आते ही जा रहे हैं, इस तरह से तो मैं अपने माना से रन आउट हो जाऊंगी जल्दी ही। तभी उसे कुछ सुनाई देता है। वो जैसे ही उस तरफ देखती है कि रे
रे वहाँ पर कुछ रेड गॉब्लिन मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है। उसे देखकर वो सोचती है ये इंसान तो मुझे बेटर बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो मुझे भी कंप्लेन करना बंद कर देना चाहिए और इस फीलिंग के साथ लेवल अप करना चाहिए कि जैसे ये मेरे लिए ही हो, और अपनी फायरबॉल बनाकर उस मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसका कंटिन्यूसली लेवल अप हो रहा होता है। और वो सोचती है कि अब मेरा माना बिल्कुल भी रन आउट नहीं हो रहा है। और अपने पीछे आइचन को देखते हुए रे सोचता है जैसा कि मुझे उम्मीद थी, आइचन जल्दी से सिचुएशन के साथ अडेप्ट कर रही है और इसका माना पूल ही इसका सबसे बड़ा वेपन है। तभी आइचन के सामने एक गोल्डन कलर की विंडो अपीयर होती है, जिसे देखकर उसका मुंह खुला रह जाता है और वो बोलती है ये तो ब्लास्ट फर्नेस है जो कि अनलॉक हो गया है। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बॉस रूम होता है क्रिस्टल केव का। वहां पर एक ह्यूज स्लाइम मॉन्स्टर होता है जिसका लेवल 52 होता है, जिसे देखते ही रे उसकी तरफ भागते हुए अटैक करने के लिए निकल जाता है और बोलता है आइचन अपनी वो स्किल यूज करो जिसे तुमने जस्ट अभी अनलॉक किया है। आइचन बोलती है ठीक है और अपने दोनों हाथों के साथ ब्लास्ट फर्नेस स्किल को इंचेंट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के चारों तरफ आग लग जाती है और उसे देखकर वो खुद ही हैरान हो जाती है और सोचती है क्या ये मेरी पावर है। और उसे देखकर रे स्माइल करते हुए सोचता है ब्लास्ट फर्नेस स्किल जो है वो फायर पावर को हाई कॉस्ट पर बढ़ा देती है और ये आइचन की स्किल सेट के साथ बिल्कुल ही फिट बैठती है। तभी आइचन अपनी फायर स्किल को हाथ में इकट्ठी करके आगे फायर कर देती है, जिसे देखकर रे सोचता है जैसा कि मुझे उम्मीद थी, नहीं ये तो उससे भी ज्यादा है। जो इसका हाईएस्ट माना पूल था वो कंबाइन हो चुका है ब्लास्ट फर्नेस के साथ और इस पावर के साथ तो आइचन जल्दी ही स्कारलेट किंग बन जाएगी। और दिखाया जाता है उसका ब्लास्ट काफी तेजी से जाकर उस स्लाइम मॉन्स्टर को लग जाता है और वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी रे उसके पास आकर बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया और आइचन भी स्माइल के साथ बोलती है मैं खुद सरप्राइज हूँ और स्माइल के साथ बोलती है ये तुम्हारी वजह से ही है कि मैं ऐसा कर पाई हूँ रे। और दिखाया जाता है कि वहां पर दीवार पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया होता है। वहां से बाहर निकलते हुए आइचन बोलती है कि हमने फुलफिल कर ली है कंडीशन ए रैंक एग्जामिनेशन की। रे स्माइल के साथ बोलता है कि हाँ और सोचता है फाइनली अब टाइम है अपने प्रमोशनल टेस्ट का, मुझे किसी भी हाल में इसे पास करना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट सीन में हमें प्रमोशनल एग्जाम का दिन दिखाया जाता है जहां पर रिसेप्शनिस्ट बोलती है पहले हम मेजर करेंगे कॉम्बैट कैपेबिलिटी एग्जामिनेशन और आपका पेयर करेंगे किसी और के साथ मॉक बैटल के लिए। ये सब कुछ सुनकर रे सोचता है फाइनली प्रमोशनल एग्जाम आ गया है, मुझे इस एग्जाम को पास ही करना होगा और ए रैंक मेज बनना ही होगा। और चलते हुए आइचन से बोलता है असली एग्जाम अब तुम्हारे सामने है। आइचन भी स्माइल के साथ बोलती है चलो अपना बेस्ट देते हैं रे बोलता है पहला टेस्ट हमारी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज का है। तभी कोई उनके सामने आ जाता है और बोलता है देखो यहाँ पर कौन आया है जो खुद इनकॉम्पिटेंट है, वो यहाँ पर एग्जाम के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है। ये सुनकर आइचन बिल्कुल हैरान हो जाती है। उसके सामने उसकी पुरानी पार्टी के लोग होते हैं जो उस पर हंस रहे होते हैं। तभी आइचन धीरे से बोलती है आयुष्यामा। तभी उसके रे आगे आते हुए बोलता है मुझे माफ करना पर यह बिल्कुल भी वैसी नहीं है कि जो लोग इसे अकेला फाइट करने के लिए छोड़ देते हैं और तुम टफ एक्ट करने के लिए बिल्कुल फ्री हो। ये सुनकर आयुष्यामा घूरना शुरू कर देती है नाक चढ़ाकर और वहां से जाते हुए बोलती है आइचन जैसी मेंबर होने से बेहतर मेरे पास और भी अच्छे मेंबर हैं। तभी उसके पीछे से ओनो यूरी आ रही होती है। ये वो इंसान है जिसके सामने तुम दोनों बिल्कुल भी नहीं जीत सकते हो। उसका नाम सुनकर रे की आंखें बड़ी हो जाती है और बोलता है ओनो और सोचता है कि इसका नाम तो मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में सुना था। ये एक डंजन के अंदर अकेले ही चली गई थी और उसने उस डिफिकल्ट डंजन को अकेले ही क्लियर कर दिया था, जिसके बाद से इसका नाम काफी ज्यादा फेमस हो गया था ओनो यूरी। और अभी के टाइम में इसकी एबिलिटी अभी ए रैंक मेज के आसपास होगी। तभी वहां पर ओनो आकर रे को घूरना शुरू कर देती है और बोलती है यंग मैन तुम देखने से तो काफी इंटरेस्टिंग पर्सन लग रहे हो। रे भी उसे हैरानी से देख रहा होता है और कुछ नहीं बोलता। तभी आइचन बोलती है क्या कुछ गलत है रे। तभी ओनो सोचते हुए बोलती है रे क्या तुम कोरोसाकी रे हो, क्या तुम पर्पल किंग के भाई हो। मैंने सुना था कि पर्पल किंग किसी से हार गया है और वो तुम हो जिसने उसे हराया है। ये सुनकर रे सोचता है इसे इतना सब कुछ कैसे पता। और साइड में खड़ी आइचन बोलती है क्या ये सच है रे। और ओनो मुड़ते हुए बोलती है पर तुम मेरे खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। यहाँ पर कुछ ह्यूमर फैल रहे हैं चारों तरफ की पर्पल किंग हार गया, पर मुझे उम्मीद है कि वो बिल्कुल भी मेरे कंपैरिजन में नहीं है। ये सुनकर रे स्माइल करता है, सोचता है ओनो यूरी अब तो मजा आएगा। तभी नेक्स्ट सीन हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का दिखाया जाता है मेज एसोसिएशन हेडक्वार्टर के अंदर। वहां पर एक रोबोट खड़ा हुआ होता है जिसे एक पर्सन इंट्रोड्यूस कर रहा होता है और वो बताता है अब हम आप सभी लोगों का कॉम्बैट स्किल टेस्ट करेंगे आर्टिफिशियल गोलम के थ्रू। ये गोलम कवर है एक हार्ड तरह के रोक्स के साथ जो नॉर्मल रोक से काफी अलग होता है। आप लोग अपना बेस्ट अटैक इस गोलम पर कर सकते हैं। तभी रे वहां पर आगे आ जाता है और उस गोलम की तरफ
तरफ देखते हुए अपना फायर एलिमेंट यूज करना शुरू कर देता है। उसे देखकर एक आदमी बोलता है, क्या ये सच में फायर एलिमेंट को यूज करने वाला है इस मेटल गोलम के सामने? दूसरा आदमी हंसते हुए बोलता है, क्या ये सच में एक स्टूपिड है? तभी रे अपने फायर एलिमेंट के साथ भागते हुए उस गोलम की तरफ आ रहा होता है और सोचता है, मुझे पता है कि नॉर्मल फायर इसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाएगा। तो इस केस में तभी वो भागते हुए अपने हाथ में उस फायर के अंदर आइस स्पीयर भी बना लेता है और फायर आइस अटैक करके उस गोलम के बीच में एक छेद कर देता है, जिसके बाद वो गोलम वहीं पर गिर जाता है, जिसे देखकर इंस्ट्रक्टर हैरान हो जाता है और बोलता है, यहाँ पर ये गोलम डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो कि कंफर्म्ड है। जिसे देखकर सभी लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, क्या इसने इस गोलम को एक सिंगल हिट के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया? इसके पास तो ड्यूल कलर्स हैं। और ओनो भी सोचती है कि इसने फ्यूज कर दिया है अपने ब्लू माना को फायर पावर के साथ, ये इतना भी बुरा नहीं है। और रे वहीं पर लंबी सांसें ले रहा होता है। यहाँ पे सीन चेंज होता है, हमें आईचैन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो कि माना पूल मेजरमेंट टेस्ट करवा रही होती है। तभी वहां पर लड़की आईचैन से बोलती है, इस क्रिस्टल को अपने हाथ में होल्ड करो ताकि हम तुम्हारा माना पूल चेक कर पाए। तभी वहां पर ब्राउन बॉल वाली लड़की बोलती है, ये जल्दी ही शर्मिंदा होने वाली है खुद पर। जैसे ही आईचैन उस बोल पर अपना हाथ रखती है, उसके चारों तरफ एक गोल्डन लाइट अपीयर हो जाती है, जिसे देखकर सब लोगों के मुंह खुले रह जाते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, ये है कौन असल में? और ये देखकर ब्राउन बॉल लड़की के आंखों से आंसू निकल आते हैं और अपने नाखून चबाते हुए सोचती है, जरूर ही इसने कोई चीटिंग करी होगी। और लास्ट में फाइनल मॉक बैटल टेस्ट का सीन आ जाता है। इंस्ट्रक्टर बताते हैं, यहाँ पर हम होल्ड कर रहे हैं मॉक बैटल और पहला मैच आईचैन और ब्राउन बॉल वाली लड़की के बीच में होता है। और आईचैन खुद को शांत करने के लिए लंबी सांसें ले रही होती है और ब्राउन बॉल वाली लड़की उसको क्रीपी स्माइल के साथ स्माइल करते हुए सोच रही होती है कि मैं तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश करके रख दूंगी। तभी आवाज आती है, फाइट को स्टार्ट करो। तभी वो अपने आइस स्पीयर्स के साथ अटैक कर देती है, जिसे देखकर आईचैन अपने फायर बॉल को समन करते हुए उसके आइस स्पीयर्स को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसे देखकर वो एकदम से चिल्ला जाती है ब्राउन बॉल वाली लड़की और घूरते हुए बोलती है, मुझे नहीं उम्मीद थी कि आईचैन इतने हाई पावर फायरबॉल स्किल को यूज कर सकती है। और बोलती है कि क्या हुआ है। तभी वहां पर दिखाया जाता है, जैसे ही वहां पर धुआं हटता है तभी फायरबॉल आईचैन फिर से यूज कर लेती है, जिसे देखकर ब्राउन बॉल वाली लड़की बिल्कुल डर जाती है और बोलती है, तुम इसे संभाल कर दिखाओ। और वो माना बैरियर क्रिएट करते हुए बोलती है, तुम मुझे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती हो। और सोचती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा इडियट है, इसका अटैकिंग पावर तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मुझे थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि इसका अटैक फिनिश हो जाए और फिर मैं अपना अटैक लॉन्च करूंगी। आईचैन के फायरबॉल्स बार बार उसकी शील्ड पर अटैक कर रहे होते हैं, जिसे देखकर वो ब्राउन बॉल वाली लड़की सोचती है कि एक मिनट रुको, क्यों इसके अटैक बिल्कुल भी रुक नहीं रहे हैं एक मिनट के लिए भी? क्या इसका माना पुल सबसे बड़ा है, इसी वजह से ये बार बार अटैक कर रही है? और उसके अटैक की वजह से मैजिक बैरियर भी टूटना शुरू कर देता है और सोचती है कि मैजिक बैरियर इसके अटैक्स को बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। तभी मैजिक बैरियर टूट जाता है और एक फायरबॉल उस पर लगने ही वाला होता है, पर वो वहां से भागकर खुद को बचा लेती है और जमीन टूट जाती है। तभी वहां से एक पत्थर का टुकड़ा टूटकर उसके मुंह पर आकर लगता है, जिसे देखकर आईचैन बिल्कुल हैरान हो जाती है और ब्राउन बॉल वाली लड़की गिरते हुए बोलती है, नहीं, ये आईचैन बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ये बिल्कुल ही झूठ है। तभी इंस्ट्रक्टर बोलता है, बहुत हो गया, यहाँ पर विनर है आईचैन। और आईचैन स्माइल कर रही होती है। तभी रे उसे देखते हुए बोलता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये बहुत ही अच्छी बैटल थी। आईचैन भी स्माइल के साथ बोलती है, मैं उम्मीद करती हूँ ये सच हो और बेस्ट ऑफ लक रे तुम्हारे लिए भी। और रे देखता है कि उसकी फाइट अयोनो यूरी के साथ होती है, जो कि उसी की तरफ देख रही होती है। अयोनो यूरी बोलती है, अच्छा तो मेरे लास्ट मॉक बैटल के ओपोनेंट तुम हो, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, पर तुम्हारे पास कोई रीजन होना चाहिए कि तुमने इस एग्जाम को अभी चूज किया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुमने दूसरे पार्टिसिपेंट से ज्यादा खुद को प्रिपेयर किया है, मैं हैरान हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा। रे बोलता है, कुछ ऐसा है जो मुझे करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। और कोड लुक के साथ एयोनो की तरफ देख रहा होता है और एयोनो भी उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, तो ठीक है, पर तुम्हें पता है ना मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ, और अपनी पावर्स को इनलीश कर रही होती है। रे बोलता है, मुझे पता है, पर मैं ही जीतने वाला हूँ यहाँ पर। एयोनो स्माइल के साथ बोलती है, जैसा कि उम्मीद थी, तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। तभी इंस्ट्रक्टर बोलता है, चलो बैटल को स्टार्ट करो। एयोनो बोलती है, तो ठीक है, मैं अटैक्स को स्टार्ट करती हूँ। और आसमान पर उसके सर के ऊपर कुछ ब्लू कलर्स की ब्लेड्स आ जाती हैं, जो कि रे की तरफ जा रहे होते हैं। रे उन्हें अपनी स्वॉर्ड के साथ डॉच कर लेता है और अटैक्स को अपनी स्वॉर्ड के साथ रोकते समय सोचता है कि ये माना कन्वर्सेशन है। ये काफी ज्यादा रेयर स्किल है, जो कि अपने यूजर को अलाउ करती है कि माना को कैसे फ्रीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। तभी एक अटैक आकर सीधा रे के ऊपर लगने ही वाला होता है, जिसे
जिसे रे डॉज कर लेता है, जो कि सीधा जमीन पर लगता है। यूनो बोलती है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया इस अटैक को डॉज करके। तभी रे उसकी तरफ भागते हुए बोलता है कि अब ये मेरी टर्न है। यूनो बोलती है मैं तुम्हें इतनी आसानी से इसे नहीं करने दूंगी। तभी रे आगे बढ़ते हुए माना बैरियर को यूज करता है, जिसकी वजह से यूनो के सारे अटैक बैरियर के ऊपर लग जाते हैं। और जैसे ही रे उसके ऊपर स्वॉर्ड अटैक करता है, वो जंप करके हवा में चली जाती है। तभी रे अपने दूसरे हाथ पर फायर आइस स्पीयर को क्रिएट कर रहा होता है और बोलता है तो अब ये पकड़ो फायर आइस स्पीयर। तभी वो स्पीयर जैसे ही क्रिएट होकर उसकी तरफ जाने वाली होती है, ओनो भी अपने हाथ के आगे माना कन्वर्सेशन स्किल से एक शील्ड बना लेती है, जिसकी वजह से रे का अटैक उस शील्ड से लगकर रुक जाता है। और यूनो उतरते हुए बोलती है ये तो काफी ज्यादा क्लोज था। रे उसकी तरफ देखते हुए सोचता है इसका डिफेंस तो काफी ज्यादा अच्छा है, जैसा कि मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। तभी यूनो बोलती है कि मेरा नेक्स्ट मूव देखो और बताओ ये कैसा है। तभी कुछ माना के टेंटिकल्स रे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी रे उन्हें डॉज करते आगे बढ़ रहा होता है, पर वो टेंटिकल जमीन को तोड़ते हुए रे का पीछा कर रहे होते हैं। तभी रे भागते उनकी तरफ देखता है और सोचता है ये तो काफी ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं मेरे लिए। यूनो स्माइल के साथ बोलती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इधर उधर भागकर बच जाओगे, और ये लो चेकमेट। तभी दिखाया जाता है बहुत सारे टेंटिकल रे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी रे देखता है कि उस टेंटिकल्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया होता है। तभी रे अपनी बॉडी एनहांसमेंट स्किल को यूज कर लेता है और उन टेंटिकल्स को काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर भी अनु बिल्कुल हैरान हो जाती है और बोलती है बॉडी एनहांसमेंट, और एक क्रीपी स्माइल करना शुरू कर देती है और बोलती है कि मैंने पहली बार किसी को देखा है 3 कलर ऑफ माना को यूज करते हुए, पर मैं खुद इस स्किल को यूज कर सकती हूँ बॉडी एनहांसमेंट को। और उसकी बॉडी से भी येलो कलर का ऑरा इमिट होना शुरू हो जाता है। तभी वो एक अपने माना के साथ साइड क्रिएट कर लेती है और भागते हुए रे के पीछे आकर जैसे ही उस पर अटैक करती है, रे अपने स्वॉर्ड के साथ उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसकी तरफ देखते हुए सोचता है ये तो बहुत ही ज्यादा तेज है, और दोनों लोग वेपन्स के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। रे उसके अटैक से बचते हुए सोचता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो इस केस में रे उसका हाथ पकड़ लेता है। पर तभी यूनो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है ये तो बिल्कुल खाली है, चाहे तो मेरा हाथ पकड़ लो। तभी वो बिल्कुल हैरान हो जाती है, उसे नोटिफिकेशन आता है कि आपकी बॉडी एनहांसमेंट स्किल स्टोलन हो चुकी है, और यूनो बोलती है कि मेरी पावर जा चुकी है। तभी रे अपने हाथ से उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो एकदम से हैरान हो जाती है और खांसते हुए बोलती है कि तुम कुछ छुपा रहे हो, तुम बहुत ही पावरफुल हो। तभी अनाउंस होता है कि रे जीत चुका है। तभी सीन चेंज होता है, एयोनो बेहोशी से उठ रही होती है और रे स्माइल के साथ बोलता है तुम फाइनली जाग चुकी हो, और वो अपने हाथ को देखते हुए बोलती है मैं तो कम्प्लीटली हार चुकी हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग होगे, तो मुझे उम्मीद है कि तुम यहाँ पर खुद की जीत को प्रमोट करने नहीं आए होगे। रे बोलता है मुझे इजाजत दो अपनी बात को खुलकर करने की, क्या तुम मेरी पार्टी मेंबर बनना चाहोगी। ये सुनकर ओनो बिल्कुल हैरान हो जाती है। तुमने देखे होंगे कि जैसा कि मॉक बैटल का रिजल्ट था उसके हिसाब से तुम भी ए रैंक पर प्रमोट कर दी गई हो, और हाई लेवल डंजन्स को कॉन्कर करने के लिए हमें तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग लोगों की जरूरत है ओनो, तो तुम क्या कहती हो इस बारे में। ये सुनकर ओनो हंसना शुरू कर देती है जोर जोर से, और ये सुनकर रे बिल्कुल ही हैरान हो जाता है। ओनो हंसी रोकते हुए अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तो ठीक है ये काफी ज्यादा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर मैं तुम्हें फॉलो करती हूँ तो। और रे से हाथ मिलाते हुए बोलती है तो अब से मैं तुम्हारी केयर में हूँ। तभी वहाँ पर भूकंप के झटके फील होना शुरू हो जाते हैं। आईचैन घुटनों पर आ जाती है और चिल्लाती है यहाँ पर अर्थक्वेक आ रहा है, और रे जैसे ही खिड़की के बाहर देखता है और सोचता है ये तो अब ये मत कहना कि ये क्रोनोस है। और फाइनली दिखाया जाता है कि क्रोनोस वहाँ पर क्रीपी स्माइल कर रहा होता है। तभी अगले सीन में भूकंप रुक जाता है। आईचैन बोलती है ये तो रुक गया। रे सोचता है ये जो अर्थक्वेक अभी आया है, मेरी पिछली लाइफ में बहुत सारे अर्थक्वेक आए थे जब इकोबारो डंजन कोलैप्स हुआ था। बेसिकली ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हम अपनी टाइम लिमिट के पास पहुंच गए थे, और इस एरा में हमने इस डंजन की डिफिकल्टी के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, पर हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। और रे उन दोनों से बोलता है कि मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है, और उसकी बात सुनकर आईचैन बोलती है क्या हमें कॉन्कर करना है इकेबारो डंजन को। ये तो सबसे खतरनाक डंजन है जो कि पूरे जापानीज रीजन में है, और हम तीनों को मिलकर ही उसे कॉन्कर करना है क्या। इसके बाद एयोनो बोलती है क्या तुम इसे सजेस्ट इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुमने अभी जो अर्थक्वेक फील किया है। रे बोलता है हाँ, मुझे इससे बैड फीलिंग आ रही है। यहाँ पर बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पर बहुत सारे इरेगुलर मोस्टर्स अपीयर हो रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीइंग है। एयोनो बोलती है तो ठीक है, मैं किसी भी चीज के साथ ठीक हूँ, वैसे भी ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लेस है। आईचैन भी बोलती है कि मैं समझ गई और मैं ट्राई करूंगी कि मैं तुम पर बर्डन बिल्कुल भी ना बन सकूं। रे भी हल्की सी स्माइल
स्माइल के साथ बोलता है तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तो ठीक है चलो ये करते हैं। तभी नेक्स्ट डे का सीन आ जाता है। रिसेप्शनिस्ट से रे बोलता है मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, हम लोग जा रहे हैं कॉन्कर करने इकाबारू डंजन को। और इसी के बाद नेक्स्ट सीन में वो लोग डंजन के सामने आ जाते हैं। यूनो बोलती है ये तो काफी सुपर डिफिकल्ट डंजन है जिसके लिए कम से कम लेवल 70 चाहिए, मैं काफी ज्यादा थ्रिल हूँ। आईचैन बोलती है कि अगर पॉसिबल हो सके तो हम दूसरे मेजिस की भी हेल्प ले सकते हैं। रे बोलता है ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए रैंक से कम के मेज जल्दी ही डिसअपीयर हो जाएंगे। ये काफी ज्यादा अच्छा होगा अगर कोई ओकाया को यहाँ पर बुला ले। उसका नाम सुनकर यूनो बोलती है अच्छा तो वो इंसान। रे हमें बताता है कि ओकाया को जापान का नंबर 1 हंटर माना जाता था मेरे रिग्रेशन से पहले, और वो इंसान बहुत बड़ी एसेट हुआ करता था उस टाइम पर। अगर ये डंजन फिर से कोलैप्स हो जाता है तो ये सब कुछ दोबारा से होगा, और अगर ये कोलैप्स हो गया तो फिर से द गॉड ऑफ स्पेस एंड टाइम क्रोनोस फिर से अपीयर हो जाएगा। मुझे उसके अपीयर होने से उसे रोकना होगा। तभी वो उन दोनों से बोलता है चलो हम यहाँ से चलते हैं। आईचैन और ओनो तभी ओनो बोलती है मुझ पर एक फेवर कर दो, क्या तुम मुझे भी मेरे फर्स्ट नाम से नहीं बुला सकते? मुझे तुम मेरे लास्ट नेम से बुला रहे हो, ये मुझे काफी फॉर्मल लग रहा है। ये सुनकर आईचैन भी बोलती है कि हाँ मुझे भी मेरे फर्स्ट नाम से बुलाओ, और स्माइल के साथ बोलते हैं कि हम लोग पहले से ही फ्रेंड नहीं बन चुके हैं। रे भी स्माइल के साथ बोलता है ठीक है तो चलो अब चलते हैं इकिबारू डंजन को कॉन्कर करने। और मैं इनके पूरे नाम नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि मैं पहले से इनके शॉर्ट नेम से इनको बुला रहा हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो लोग डंजन के अंदर आ गए होते हैं। ये डंजन रेड कलर के क्रिस्टल से कवर होती है। तभी रे बिल्कुल अलर्ट हो जाता है। वहां पर एक मॉन्स्टर होता है जो कि स्कल डीमन होता है लेवल 71, जिसे देखकर रे अलर्ट हो जाता है और सोचता है दूसरे डंजन का बॉस मॉन्स्टर यहाँ पर सडनली अपीयर हो गया है जिसका लेवल 70 से भी ज्यादा है। चलो आईचैन और ओयोनो इस पर अटैक करते हैं, और दोनों लोग यस बोलकर अपने अपने अटैक प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे ही वो उस स्कल डीमन पर अटैक करने वाले होते हैं उसने अपनी माना शील्ड क्रिएट कर ली होती है। रे सोचता है कि हमें इसके माना बैरियर को पहले डिस्ट्रॉय करना होगा, और रे अपने फायर आइस स्पीयर के साथ उस पर अटैक कर देता है और उसकी शील्ड पर क्रैक आ जाते हैं। रे सोचता है सिंगल अटैक इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी नहीं है। तभी वो चिल्लाता है अब। तभी उसके पीछे से शायद लेकर एओनो भी उस पर अटैक कर देती है। तभी उसका अटैक लगते ही वो शील्ड तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाती है, और रे आगे बढ़कर अपनी स्वॉर्ड के साथ उस स्कल डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, और वो डीमन वहीं पर मारा जाता है और उसका माना कोर वहीं पर जमीन पर गिर जाता है। तभी आईचैन जो से बोलती है कि हम लोगों ने कर दिया। रे बोलता है तुम लोगों की टाइमिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है। एओनो पूछती है कि मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ कि तुम इस बैटल में इतनी ज्यादा स्किल्स को कैसे यूज कर पा रहे हो, ये तुम कैसे कर लेते हो? रे भी उसकी तरफ हैरानी से देख रहा होता है और बोलता है मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे बोलते हैं स्किल ड्रेन। जिसे सुनकर एओनो बोलती है स्किल ड्रेन? रे बोलता है हाँ, मैं किसी को भी टच करके उसके स्किल को चुरा सकता हूँ। एओनो सोचते हुए बोलती है अच्छा तो ये हुआ था उस दिन। दोनों के बीच एक अजीब सी साइलेंस हो जाती है, और रे धीरे से बोलता है मैंने तुम्हारी स्किल पहले ही वापस कर दी है। एओनो भी बोलती है थैंक यू। ये सुनकर आईचैन सोचती है क्या ये स्किल चुरा सकता है, ये भी कर सकता है? जब इसने कहा था कि ये कॉन्कर करेगा इकाबारू डंजन को तो मैं काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। तभी रे मुड़ते हुए बोलता है तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। और पीछे आईचैन सोचती है कि यहाँ पर जब तक रे है तो सब कुछ ठीक ही होने वाला है, बस मुझे इतना ध्यान रखना होगा कि मैं इन पर बर्डन ना बन सकूं। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं वो वुल्फ से फाइट करते हैं, बड़े ऑर्क से, और उसके साथ कुछ बैट से भी फाइट होती है उनकी। रे आगे बढ़ते हुए बोलता है अभी तक हमने बहुत अच्छा किया है और बॉस रूम बिल्कुल हमारे सामने ही है। आईचैन थोड़ा सा नर्वस होते हुए बोलती है कि जमीन बहुत ही ज्यादा कांप रही है। मैं जानती हूँ बॉस मॉन्स्टर हमसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर क्या तुम इससे बिल्कुल ठीक हो? रे एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि हमारा लेवल भी काफी बढ़ गया है जब हम रास्ते में यहाँ पर आ रहे थे, और ये लगभग डबल ही हो चुका है। आईचैन भी बोलती है तुम सही कह रहे हो, और रे और ओनो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। पर आईचैन वहीं पर खड़े हुए सोच रही होती है कि रे जैसे जैसे फाइट कर रहा है और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और ओनो भी काफी यूज्ड टू होती जा रही है फाइट से, पर मुझे एटलीस्ट इन दोनों को सपोर्ट तो करना ही चाहिए। तभी कुछ आईचैन के पीछे आकर गिरता है, और जैसे ही वो दोनों रे और ओनो एकदम से पलट कर देखते हैं तब तक एक टेंटिकल आकर आईचैन को पकड़ लेता है और वो कुछ भी नहीं कर पाती। तभी दिखाया जाता है कि ये एक ऑक्टोपस टाइप का मॉन्स्टर होता है जिसका नाम ग्रीन रीपर होता है। ये इकिबारू डंजन का बॉस है लेवल 89। रे उसे देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है और सोचता है ये बॉस अभी बाहर नहीं आना चाहिए था अपने रूम से, पर ये बाहर क्यों आ गया? तभी दिखाया जाता है क्रोनोस स्माइल कर रहा होता है। तभी यूनो स्माइल के साथ बोलती है क्या तुम्हें नहीं लगता ये सिचुएशन थोड़ी बैड हो गई है? रे भी टेंशन में बोलता है तुम सही कह रही हो, ये सिचुएशन तो काफी ज्यादा क्रिटिकल है, और इसके अलावा चाहे कुछ भी हो जाए हमें
हमें आइचन को बचाना होगा। रे सोचता है कि हमारे सामने ये ग्रीन रिपर है और हम इसके पहले विक्टिम बन चुके हैं जैसे ही इस डंजन की ओपनिंग हुई है, और जोर से चिल्लाकर बोलता है, आइचन क्या तुम ठीक हो? और सोचता है अगर उसने इंस्टेंटली माना बैरियर को क्रिएट कर लिया होगा तो सब ठीक है, पर उसके पास तो काफी ज्यादा माना पूल है, पर हो सकता है वो भी अपने लिमिट पर जा सकती है। मैं अपनी एबिस फ्लेम को यूज करना चाहता हूँ, पर हो सकता है इसकी वजह से आइचन उसकी फ्लेम में आकर जख्मी हो सकती है। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा उसे सेव करने का। तभी दिखाया जाता है टेंटिकल के बीच में से येलो लाइट आ रही होती है। तभी रे बोलता है, मैं उसकी अटेंशन को अपनी तरफ करने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम आइचन को बचाने की कोशिश करना। तभी वो स्माइल के साथ बोलती है, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई और चॉइस है। तभी रे लेट्स गो बोलकर भागना शुरू कर देता है बॉडी एनहांसमेंट के साथ, और जैसे ही वो ग्रीन रिपर की तरफ जा रहा होता है वो उसके अटैक से अपने आप को बचा लेता है और सोचता है इसका एक नॉर्मल अटैक भी बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, मैं इसका डायरेक्टली हिट नहीं ले सकता खुद के ऊपर, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। तभी उसके पीछे जमीन से एक छेद हो जाता है और वहां से एक टेंटिकल निकलकर रे के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। रे सोचता है ये तो मेरे पीछे से भी आ रहा है। तभी रे माना हैंड स्किल को यूज करके अपने हाथ के साथ वहां से उछलकर ऊपर चला जाता है और सोचता है ये तो काफी ज्यादा क्लोज था, पर अभी भी मुझे उसे बचाना ही होगा। तभी यूनो भागते हुए बोलती है, इतना डिस्ट्रक्शन मेरे लिए काफी होगा, और अपने शायद के साथ अटैक करते हुए जंप करती है, और जैसे ही वो अपना अटैक लैंड करती है उन टेंटिकल के ऊपर वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, और साथ में रे भी हैरान हो जाता है कि उस टेंटिकल के ऊपर माना बैरियर आ गया होता है, जिसकी वजह से उस टेंटिकल पर बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ होता, और जंप करके पीछे हो जाती है। रे पूछता है क्या तुम ठीक हो? बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रे बोलता है क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है? भी बोलती है हाँ। रे सोचता है घूरते हुए, नॉर्मली टेंटिकल मॉन्स्टर का डिफेंस लो होता है, पर इसके पास तो स्ट्रेंथनिंग स्किल है। मैं काफी ज्यादा हैरान हुआ बॉस रूम के बाहर आकर, कुछ काफी तो स्ट्रेंज था। और तभी हमें क्रोनोस स्माइल करते हुए दिखाया जाता है, और इसी के साथ ग्रीन रिपर के टेंटिकल रे के ऊपर अटैक कर देते हैं। रे बोलता है धत्तेरी की, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है सोचने का, और दिखाया जाता है कि रे और ओनो दोनों की टेंटिकल के साथ अलग अलग फाइट कर रहे होते हैं। वहीं पर आइचन सोचती है ये मेरा फॉल्ट है कि मैं यहाँ पर फंस गई, मैं हमेशा ही रे के ऊपर डिपेंड करती हूँ, और पुरानी बातें सोचते हुए सोचती है कि रे हमेशा ही मेरी बैटल को आसान बना देता है, जब तक रे मेरे आसपास है सब कुछ बिल्कुल ठीक रहेगा, ये सोचती हूँ मैं, और मैं बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हूँ, पर मुझे कुछ करना ही होगा, और वो भी अभी। और वो रो रही होती है। तभी अटैक करते हुए काफी थक जाती है और बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। रे सोचता है हमारा माना बहुत ही जल्दी ड्रेन हो रहा है क्योंकि हम पूरे दिन से फाइट कर रहे हैं, अगर ऐसा होता कि हमारा माना परफेक्ट कंडीशन में होता तो हम इस फाइट को और ज्यादा देर तक कर सकते थे। तभी वो आइचन की तरफ देखता है और सोचता है बिल्कुल सही, ये टाइम है इस स्किल को यूज करने का। तभी वो चिल्लाता है आइचन तुम अपनी स्किल माना फ्यूजन का अभी यूज कर सकती हो, और ये सुनकर आइचन बिल्कुल हैरान हो जाती है। तभी यूनो बोलती है क्या ये स्किल बिल्कुल यूजलेस नहीं है क्योंकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ माना को कंज्यूम करती है। रे अटैक करते हुए सोचता है ये सही है कि माना फ्यूजन बहुत ही ज्यादा माना को कंज्यूम करता है, और मेरी प्रीवियस लाइफ में ये बिल्कुल यूजलेस स्किल थी, पर थैंक टू क्रिएटेड मेज इसकी पूरी वैल्यू बदल जाएगी, जिसने इस अकेले को प्रूव किया था, और तुम अकेली लौती हो जिसने मेरी प्रीवियस लाइफ में ये किया था। ये सुनकर आइचन सोचती है माना फ्यूजन, मुझे लगता है ये स्किल बिल्कुल ही यूजलेस है, मैंने इसे पहले कभी यूज नहीं किया, पर अगर इसके बारे में रे कह रहा है तो मुझे उस पर बिलीव करना ही होगा क्योंकि मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ, और अपनी स्किल माना फ्यूजन को यूज कर देती है कि मैं इनकी हेल्प कर सकूं। तभी उसके हाथों से एक माना की वेव निकलती है जो कि रे और यूनो की बॉडी को कवर कर लेती है, जिसे यूनो फील करते हुए बोलती है क्या मेरा माना तो रिकवर हो रहा है। रे उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए सोचता है माना फ्यूजन का इफेक्ट यही है कि वो यूजर अपना माना दूसरे साथियों के साथ शेयर कर सकता है। ये स्किल वही मेज यूज कर सकते हैं जिनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ माना हो। तभी आइचन सोचती है ये स्किल तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, मैं अपना माना इन लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि इतना माना इनके लिए इनफ है क्योंकि मैंने यहाँ पर माना बैरियर स्किल को एक्टिवेट कर रखा है, तो इसलिए मैं अपनी इस स्किल को खत्म करती हूँ। तभी उसके माना बैरियर स्किल खत्म हो जाती है और वो टेंटिकल उसे पकड़ने ही वाले होते हैं। इसे देखकर रे सोचता है उसने अपने माना बैरियर को खत्म कर दिया। तभी वो टेंटिकल उसे पकड़ लेते हैं और वो अपने हाथों से ब्लास्ट फर्नेस को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से रे और यूनो के ऊपर काफी ज्यादा माना कवर कर लेता है। तभी रे सोचता है कि उसने अपनी स्किल के आउटपुट को इंक्रीज कर दिया है ब्लास्ट फर्नेस स्किल के साथ, और वो चिल्लाता
है आईचैन, और आईचैन चिल्लाती है रे यू नो मैं बाकी तुम लोगों पर छोड़ती हूँ, और वो टेंटिकल्स उसको पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। रे अपनी स्वॉर्ड को साइड करते हुए बोलता है यूनो, तभी यूनो अपने शायद को निकालते हुए बोलती है हाँ बोलो, और वो दोनों टेंटिकल्स के बीच में से भागते हुए आगे जा रहे होते हैं। यूनो बोलती है अगर वो इतना ज्यादा डिटर्मिनेशन दिखा सकती है तो मेरे पास बिल्कुल भी चॉइस नहीं है। रे भी बोलता है थैंक यू तुम दोनों का, और वो टेंटिकल को काटते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहे होते हैं।